हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बहुत लेट हो गई, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, हो नहीं पा रहा था। चलिए तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। आप सभी का अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। ये लेट्स क्रैक लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि मैं लेट होता नहीं है अक्सर। आज गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, क्योंकि टेक्निकली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। डोंट वरी। तो ये देखिए, ये हमारी पूरी टीम है जो आपको आपकी सफलता के लिए पूरी तरह से ये कटिबद्ध है और पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि आप जिस मकसद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो उसमें आप सफल हों। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं। ये मैं हूं, आप जानते हैं कि मैंने पीजी किया है जूलॉजी से, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। एक बार मैंने मेंस क्लियर किया है यूपीएससी का, हालांकि मैं बहुत लेट से तैयारी में ही आया था। और यूपीपीएससी मैंने 2 बार किया। पिछले 7 वर्षों से मैं दिल्ली की विभिन्न जो संस्थान है उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी, साइंस और टेक्नोलॉजी। आप लेट्स यूपीएससी सीएससी क्रैक विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, आप अगर यहाँ पर आते हैं, आपको जोड़ने के लिए सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और आप जब इसको डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ढेर सारे इस तरीके की आपको डेली क्लासेस, स्ट्रक्चर्स वगैरह, लाइव क्लासेस सारे के सारे मिलेंगे। और साथ ही आपको अपनी तैयारी के लिए जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे भी आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज काफी लेट हो गया है, इसलिए थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज की क्लास वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि टेक्निकली थोड़ी सी प्रॉब्लम रही। खैर यहाँ पर देखिए, अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो आपको 36,000 पे करना है। और अगर आप 24 मंथ का लेते हैं तो 43,200 पे करना होगा। चूंकि देखिए, ये वाली जो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन की, तो ये 21 22 यानी 2021 2022 2023 के लिए अगर आप इसमें आते हैं तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि 2 मंथ वाला ही ज्यादा, सॉरी, दो 24 मंथ वाला यानी 2 साल का जो होगा कोर्स, वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो आप लोग इस पर आइए। अगर आप कोर्स खरीद रहे हैं तो मेरे वाले इस रेफरल कोड LP10 अगर आप लेते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट ऊपर से दिया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं और अपने तैयारी को निश्चित, अपने सफलता को निश्चित कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए और आरएनए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बेटा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। तो कुछ बच्चे आए थे और चले भी गए, उसका आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि समस्या ये हुई कि मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही थी, क्या हो गया है, नहीं चल रहा था, लेकिन अभी सब सही हो गया। तो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। आइए थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड को पढ़ने से पहले हम लोग सेल के बारे में समझते हैं। ये है क्या चीज, न्यूक्लिक एसिड ये कौन सा है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये क्लियर हो गया न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो बेटा ये गारंटी लग जाए कि बायोलॉजी का या बायोलॉजी की कोई ऐसी है नहीं जो कि, हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, यूट्यूब पर आपका लगभग लगभग सारी की सारी क्लासेस हो जाएंगी और बहुत तेजी से होगी, घबराइए नहीं। कुछ तो आगे चल के मैराथन क्लासेस भी होंगी। ठीक है, सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग भाई। बहुत लेट हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ में नाइंसाफी हुई। हालांकि मैं लेट नहीं होता हूँ बेटा, याद रखना। कुछ लोगों ने लिखा था कि सर आप लग रहा है मॉर्निंग में नहीं आ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा मॉर्निंग में ही आऊंगा और मैं 4 बजे उठने वाला हूँ, ये भी मैं बता दूं। और जो सुबह उठता है बेटा, सफलता अपने आप आ जाती है, डोंट वरी। अगर आप सुबह ही उठिएगा, आप लोग अगर तैयारी कर सुबह आ रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, बनना चाहते हो, जुझारूपन है। कोई बात नहीं, चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं ये सेल है, मैंने दोनों बना दिया है। आप जानते हैं ये वाली क्या है, ये प्लांट सेल है। सॉरी, ये क्या है, ये प्लांट सेल है, ये वाला प्लांट सेल है। और ये एनिमल सेल है। लेकिन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दोनों में आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से विकसित कोशिकांग हैं। आप अगर बात करें तो गोल्गी बॉडीज भी है, आप देख रहे हैं ये गोल्गी काय है ना।
इसी तरह से ये न्यूक्लियस आप दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो ऊपर आपको ये सारा दिखाई दे रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है आप जानते हैं वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म। ठीक है, सारा का सारा आपके सामने ये पूरा दिख रहा है। हम यहीं से समझाना चाहते हैं रियलिटी क्या है। मैंने कहा ये पूरी तरह से सेल जो होता है एक तरह से ये फैक्ट्री है, यानी आप कह सकते हैं ये पूरी तरह से एक प्रोटीन की फैक्ट्री है। बिल्कुल, देखिए क्यों, क्योंकि यहां मैक्सिमम चीजें जो है वो प्रोटीन ही बनती हैं, ये ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा यहां पर सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की बात करें, यानी न्यूक्लियस में कुछ ऐसा मटेरियल होगा जिसको आप न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बिल्कुल, यहां पर ये जो केंद्रक आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहीं पर पाया जाता है आपका न्यूक्लिक एसिड, इसलिए उसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, और एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ फास्फोरिक एसिड जुड़ा होता है। समझ में आया? इस कारण से आगे अभी हम सारा का सारा डिटेल आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने वाले हैं, बस समझिएगा कि कहां पाया जाता है, और मैं सारा का सारा वीडियोस आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। तो आपने देखा कि यहां पर ये कोशिकाएं हैं, ये एक प्लांट कोशिका आपके सामने मैंने दिखाया है, और एक जो है एनिमल कोशिका दिखाया है। दोनों में काफी चीजें कॉमन है, जैसे देखिए अब माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, गोल्गी एपरेटस है ना, और सेल मेम्ब्रेन है। ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे में क्या है, कॉमन है। क्या? अच्छा, साउंड को थोड़ा सा बढ़ा के बोलूं, ज्यादा स्लो आ रही है क्या आवाज? कोई नहीं, अभी तो आ रही है साउंड वगैरह, ठीक आ रही है या नहीं? साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, बताइएगा आप। अभी सही है आवाज? क्यों भाई, बोलिएगा, साउंड तो सही आ रहा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यानी सिंपल सी बात है, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसलिए आप बहुत कंसंट्रेट होकर के धैर्य रख करके आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं तेज बोलने की, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में ही आ जाए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं फिर। मैंने आपको क्या बताया, कहा कि ये आपकी कोशिकाएं हैं और ये एक फैक्ट्री जैसा काम करती है। जैसे देखिए ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, फिर उसके बाद हम काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर सेल के साथ में बेटा, अगर एनिमल सेल है तो के साथ में इसके अगल बगल से क्या गुजरी होगी, ब्लड वेसल्स, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। और हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो सारा का सारा कहां पर आता है, कहां पर आता है, वो यहां पर आ रहा है। देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा जो है वो यहां पर आ रहा है, इस जगह सारा इसी से पूरा का पूरा मटेरियल आता है, और ये सीधे कहां जाता है, आपके सेल में जाएगा। यहां से सेल में सारा चीज मटेरियल आता है, जाता है, और वहां से फिर बाहर निकलता है, ठीक है ना। और फिर जो वेस्ट होता है वो यहां निकलता है। लेकिन जो अंदर जाता है उसका यूज क्या होता है, ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहां ग्लूकोज जाता है, तो ये सारे के सारे माइटोकांड्रिया आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे जो माइटोकांड्रिया है, ये माइटोकांड्रिया उसका यूज करके क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। ये ध्यान रखिएगा, एनर्जी किस रूप में बनाती है, भाई बताओ, कोई लोग तो, किस रूप में बनाती है एनर्जी, एटीपी के रूप में। यस, यानी ये एटीपी के रूप में ये एनर्जी बना दिया। जब ग्लूकोज आया कहां पर, सेल में। कहां से आया ग्लूकोज, आपने रोटी चावल खाया था, जब वो पचा था तो ब्लड ने लाके पहुंचाया यहां। ये बातें हमने पहली वाली क्लास में खूब अच्छी तरह से बताई थी। तो यहां पर जब पहुंच गया, क्योंकि हमें तो हर चीजें जो खाते हैं वो पहुंचाना कहां होता है, सेल में ही तो पहुंचाना होता है। अब यहां पर जब आप ग्लूकोज आया तो इसने एटीपी बनाया। कौन बनाया, माइटोकांड्रिया, हम ये मान चलते माइटोकांड्रिया एटीपी बनाया। अब इसी एटीपी का यूज करेंगे सारे के सारे ऑर्गेनल, यानी ये माइटोकांड्रिया एक पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। ये पावर हाउस, यस वेरी गुड, बहुत सही ऋषि, ऋषि जी, और क्या नाम है, रामसरन जी, बहुत अच्छा। अब इस एटीपी का यूज क्या होगा, इस एटीपी का यूज होगा कि जो कार्य यहां पर होना है, जैसे सपोज कीजिए कि ये सेल है और ये क्या बनाने वाली है, एक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, बाल वाली प्रोटीन। बाल यानी आपका बाल, मान लीजिए कोई सेल है, यहां इस सेल से जो है वो निकलने वाला है एक बाल, तो उसको क्या चाहिए, एक बाल नहीं, एक बाल, यानी सिंगल हेयर की बात कर रहा हूं। अब यहां बनना होगा तो एटीपी की चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, एमिनो एसिड। और आपने दाल खाई थी, याद है ना, दाल से, दाल की प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हुई,
एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड पूरा का पूरा यहां पर पहुंच गया। आप समझिएगा मैं मशीनरी पूरी बता रहा हूं बेटा, अगर ये समझ गया तो समझ लीजिए बायोलॉजी में कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं, या कहीं भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझाए नहीं, है ना। अब ये देखिए यहां पर सारे के सारे जो है वो एमिनो एसिड के रूप में पहुंच गए। अब इस एमिनो एसिड का यूज कहां पर होगा, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रही है, यस, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहीं पर होता है क्या, राइबोसोम। ये छोटे छोटे आपको यहां पर शायद डॉटेज दिखाई दे रही होंगी, अगर ध्यान से देखिए ये डॉटेज जो आपको दिखाई दे रही है ये वास्तव में ये राइबोसोम यहीं पर आके बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये एमिनो एसिड को जोड़ेगा, और जोड़ जोड़ के आप जानते हो मैंने क्या बताया, प्रोटीन क्या है, कई एमिनो एसिड अगर जुड़ जाते हैं तो वही क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है। जैसे भाई माला किसको बोलते हैं, माला क्या है, माला यानी कई फूल जब एक साथ मिल जाएं, मिल करके हम बांध देते तो वो माला हो जाता है, अलग अलग रहता है उसको फूल कहते हैं। ठीक उसी तरह से एमिनो एसिड भी जैसे फूल है ना, ये बिखरे बिखरे हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ 20 प्रकार के हैं। जैसे फूल भी कई रंग के होते हैं, सब लगा देते हैं तो सुंदर लगने लगता है माला, ठीक वैसे ही आपको प्रोटीन को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा ये क्या है, एक माला है। किसकी माला है, एमिनो एसिड की, एमिनो एसिड नामक फूलों की माला, ठीक है। और इसी का इस्तेमाल होता है, सब कुछ प्रोटीन है। मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल में तो मैक्सिमम सारी चीजें क्या है, प्रोटीन है। एक एक बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझिए, बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश, पूरा बायोटेक्नोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि प्रोटीन बना, और प्रोटीन कहां बनेगा, ये इस वाले पार्ट में यहां पर बनने वाला है प्रोटीन। क्या है ये, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यहां से जब बन जाएगा प्रोटीन, तो बनने के बाद व्यवस्था जो यूज होने से पहले ये जाता है कहां पर, गोल्गी बॉडीज में। ध्यान दीजिएगा, अब गोल्गी बॉडीज में जाएगा तो जिस तरीके का यूज करना है उसको, उस तरीके में इसको ये बदला जाता है, और फिर उसके बाद यूज होता है। मैं ये सारा जब आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से मैं दिखाऊंगा कैसे ये सारे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन जो बनाई जा रही है बेटा, ये कौन सी प्रोटीन यहां पर जो बनाई जा रही है, ये कौन सी प्रोटीन बने, कौन बनाएगा, बनाने वाला आपने कहा सर यहां पर राइबोसोम बैठा है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं ये एक तरह से मान लीजिए कारखाने वाला जो घर है, यानी हॉल है, उसी में सारा का सारा बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहां ये कौन सा प्रोटीन बने ये डिसाइड कौन करेगा, कौन बताएगा कि कौन सा प्रोटीन बने, तो ये डिसाइड करेगा कौन, डीएनए और आरएनए। याद रखिएगा, यानी जो कुछ भी इस सेल में बन रहा है या जो कुछ भी बिगड़ रहा है वो किसकी बदौलत बन बिगड़ रहा है भाई, बताइएगा। यस, ये डीएनए की वजह से, आरएनए की वजह से, यानी डीएनए और आरएनए ही बेटा यहां पर ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत जबरदस्त क्लासेस हैं, याद रखिएगा बेटा, ये अगर समझ में आ गया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कभी भी कोई समस्या ही नहीं होगी। गुड मॉर्निंग सभी को, जो आ रहे हैं उन सबको गुड मॉर्निंग भाई, और जो पहले से आए हुए हैं उनको भी एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गया बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम की, टेक्निकल थोड़ी सी इश्यूज थी, खैर कोई बात नहीं। और अब याद याद रखिएगा, मैं कभी बेटा 6 बजे से ज्यादा, 6:05 6:10 से कभी लेट नहीं होता, इसलिए आपको याद रखिएगा कि आप बराबर क्लास में रहिएगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख लिए कि यहां पर जो भी काम हो रहा है वो किसके कहने के अनुसार हो रहा है, यस बोलो भाई, किसके कहने के अनुसार, यही डीएनए और आरएनए के अनुसार हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ही इज द, मतलब ये क्या है, आरएनए डीएनए क्या है भाई, ये जो है ये सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये है बॉस, इस पूरे सेल के बॉस। जो भी होना है, जो कुछ भी होगा वो किसके कहने के अनुसार होगा, यस वेरी गुड, ये डीएनए के कहने के अनुसार होगा। जब तक वो नहीं चाहेगा यहां पर कहते ना पंछी भी पर नहीं मार सकता, पंछी भी यहां पर नहीं घूम सकता, ये ध्यान रखिएगा। अब तो यानी आगे अगर हम बात थोड़ा समझना चाहें, यानी कुल मिलाकर के हम ये बात समझ गए कि डीएनए आरएनए कहां रहता है। तो आप हमको थोड़ा सा कोई बताएगा कि भाई आ, तो आप कोई बताएंगे कि इसमें थोड़ा सा कि डीएनए कहां पर रहता है, हाँ कोई बताए भाई, डीएनए कोशिका में किस जगह पर पाया जाता है, बोलो भाई, यस वेरी गुड, न्यूक्लियस में। कोई तो बताए कहां पर पाया जा रहा है, डीएनए एंड आरएनए आर बॉस, यस वेरी गुड, बहुत सही। कहां पर पाया जा रहा है,
अस्थियों में नहीं भाई, कहां पाया जा रहा है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। सॉरी, डीएनए और आरएनए कहां पाया जा रहा है? केंद्रक में पाया जा रहा है, ये ध्यान दीजिए। यस, वेरी गुड, बहुत सही, अभिषेक जी ने बहुत अच्छा बताया। यस, ये केंद्रक। अरे भाई सोचो, सारा जब बॉस है तो बॉस अपने लिए एक सबसे बेस्ट जगह पर तो रहेगा। आप ये समझने की कोशिश कीजिए बेटा, ठीक है? इसलिए पूरी तरह समझिए। यानी मेरा सिर्फ अभी इतना बताने का मोटो था कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर जो होता है वो होता है डीएनए और आरएनए। आप जानते हैं कि डीएनए और आरएनए जो है वो बॉस है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा प्रशांत जी की क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है बेटा, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसकी बातें हम लोग करेंगे जब सेल पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पढ़ना चाहते हैं, इसलिए उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है? सब ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर ये पाया जाता है। अब हम थोड़ी सी बातें आगे चलते हैं। ये पूरा ब्लैंक ब्लैंक मैंने क्यों बनाया है, आगे ये समझ में आएगा क्यों बनाया है। यहां पर देखिए, न्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको बताया इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है, पहली बात। एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? फास्फोरिक एसिड जुड़ा होता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस की वजह से, और फास्फोरिक एसिड की वजह से इसको एसिड कहा जाता है, ठीक है? डीएनए जीवों की कोशिकाओं के केंद्र यानी न्यूक्लियस में उपस्थित होता है एक अनुवांशिक पदार्थ है, जिसे कभी क्रोमैटिन, क्रोमोसोम या जीन के रूप में जाना जाता है। हम समझते हैं कि ये क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, और फिर जीन को समझते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास आप करेंगे इसको। क्रोमैटिन की बात करें, देखिए सबसे पहले अब आपको समझ में आएगा कि ये क्रोमैटिन क्या है और सारा चीज क्या है, इसीलिए मैंने इसको ब्लैंक रखा हुआ था। सपोज कीजिए यहां पर आपको मैं बताऊं, ये सारा का सारा क्या है? ये सेल है, ठीक है? सेल के अंदर आपने कहा कि सर ये केंद्रक होता है। बाकी आप जानते हैं कि इधर क्या होगा? इधर माइट्रोकांडिया होगा, इधर मान लीजिए इधर गोल्गी बॉडीज होगा, है ना? ये सारे के सारे गोल्गी काय वगैरह होंगे, सारे के सारे जो भी है ना? हो सकता है कहीं पर लाइसोसोम भी मिल जाए। ये जो केंद्रक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक, इसको हम बोलते हैं केंद्रक। ये देखिए, ये है आपका केंद्रक, केंद्रक, ठीक है ना? ये केंद्रक में सारा पाया जाता है क्या? ये डीएनए, ये देखिए, देख रहे हैं ना? और यहीं पे एक छोटा सा केंद्रिका भी होती है। तो ये क्या है? ये सारा का सारा जब ये जाल की तरह उलझा हुआ होता है डीएनए का पार्ट, यानी जब डीएनए जाल की तरह उलझा हुआ होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमैटिन। किसको? इसी वही डीएनए का जो जाल है इसमें अंदर उलझा हुआ दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। यस, क्रोमैटिन धागे, वेरी गुड ऋषि श्रीवास्तव जी, बहुत सही। यही है क्रोमैटिन धागे। वास्तव में आप कोई हमको बताएगा कि ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन बीइंग के एक कोशिका में, एक कोशिका में यानी एक सेल में कुल कितने क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं? कोई बताएगा भाई कि कितने पाए जाते हैं? यहां पर कितने क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं? बोलो जल्दी से बताओ हमको। 46, वेरी गुड, बहुत सही आपने बताया। वंशिका जी, आपने बहुत अच्छा बताया। 46 यानी ये 46 क्या हैं? यहां पर बैठे हुए, यहां पर क्रोमोसोम गुणसूत्र। लेकिन ये गुणसूत्र बने कैसे? यही क्रोमैटिन जो धागे आपको दिखाई दे रहे हैं डीएनए की, वास्तव में ये डीएनए के ही धागे हैं। और ये डीएनए के जो धागे हैं ये वास्तव में क्या है? इनके साथ में हिस्टोन प्रोटीन बंधा हुआ है, इसलिए इसको क्रोमैटिन बोल रहे हैं। क्लियर? अब ये देखिए, 42 नहीं, इसमें पूरा 46 होता है, ठीक है ना? यानी 23 पेयर्स। हाँ, बहुत सही। रामचरण जी भी बहुत सही बता रहे हैं कि 23 पेयर्स होता है। फिलहाल यहां पर देखिए, यानी कहने का मतलब ये कि ये जो सारे के सारे जब उलझे हुए अवस्था में हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। यानी क्रोमैटिन रियलिटी में है क्या भाई? यस, डीएनए ही है। ध्यान से समझिएगा, सारा का सारा सब चीज क्या है? डीएनए ही है। लेकिन अगर यही जब कुंडलित, जैसे मान लीजिए ये कोई धागा है, ये मान लीजिए ये लपटा हुआ कोई धागा है। अगर यही कुंडलित, यानी कुंडलित मतलब ऐसे ही, और संघनित का मतलब ये छोटा हो जाए। कुंडलित का मतलब क्या होता है कि ऐसे कुंडलित हो जाए और ये दोनों दब जाए, तो ये क्या हो जाएगा? कुंडलित और संघनित। जब ये कुंडलित और संघनित होता है तो भाई जाहिर सी बात है ये मोटा हो जाता है, और ये जब मोटा हो जाता है तब इसको हम क्या कहने लगते हैं भाई? इसको अब हम कहने लगेंगे गुणसूत्र। क्या कहने लगेंगे? गुणसूत्र। समझ में आ रही बात? क्रोमोसोम कब कहेंगे? जब यही क्रोमैटिन जो है
वो लिपट के यानी कुंडलित होकर के यानी क्वाइलिंग करके और कंडेंस्ड होकर के मोटा हो जाएगा, तो उसी को हम बोलने लगेंगे क्या? गुणसूत्र। ठीक है, बात समझ में आ रही या नहीं बात? यानी कहने का मतलब ये कि ये जो 46 आपने देखा, ये हम इस अवस्था में जब ये उलझे हुए हैं बेटा, तो हम यहां पर काउंट ही नहीं कर पाएंगे ना। भाई चीजें जब उलझी होंगी तो आप कैसे काउंट करेंगे? और ये कोशिका में जो ये क्रोमोसोम आप देखते हैं, ये क्रोमोसोम कब मिलता है? जब विभाजन का समय आता है। कौन सा विभाजन? कोशिका का जब विभाजन होना होता है, सिर्फ उसी समय में आपको क्रोमोसोम दिखेगा। बाकी हमेशा क्या दिखेगा? क्रोमैटिन दिखेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए का कौन सी ऐसी अवस्था है जो कि एक्टिव होती है, क्रोमोसोम या क्रोमैटिन? यस वंशिका जी, बहुत सही। क्रोमोसोम कब सही होता, कब बनता है, कब दिखाई देता है? सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय। आगे हम आपको दिखाएंगे भी ये कैसे दिखाई देता है और कैसे बनता है। अभी 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 दिखाता हूं मैं, पहले यहां पर आप समझ लिए, क्योंकि समझने के बाद आपको अच्छी तरह से बाद में समझ में आएगा। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे होंगे शायद आप। यानी कुल मिलाकर के आपने कहा कि सर 46 ये क्रोमैटिन के भी धागे, यानी डीएनए के कुल कितने धागे होंगे, लेकिन ये उलझे हुए हैं तो ये गिने नहीं जा पा रहे हैं, नहीं गिना जा पा रहा है ना, इसीलिए। लेकिन जब विभाजन होता है तो बेटा आप ये बताओ, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी जीव में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या उसकी कोशिका में क्या होती है? फिक्स होती है। उससे अगर कम या ज्यादा हो गया बेटा तो सब उलट पुलट जाएगा। समझ रहे हैं ना? पता चला 2 ज्यादा हो गया तो मान लीजिए कुल मिलाकर के आपको 46 है, 48 हो गया तो पता चला कि गोरिल्ला बन गए, और उससे कम हुआ तो पता चला कुछ दूसरे। इसलिए कोशिकाओं में हमेशा गुणसूत्रों की संख्या समान होनी चाहिए। इसीलिए इसको अब क्या होना होगा? मोटा होगा, और तभी तो बराबर बराबर अलग कर पाएंगे भाई। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर उलझे हुए हैं तो झटके में कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो जाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर के फिलहाल यहां पर हम समझेंगे कि क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सेल डिवीजन के समय आपको दिखाई देता है, यानी कोशिका विभाजन के समय आपको यह दिखेगा। जबकि क्रोमैटिन हमेशा रहता है, हमेशा इन द सेंस कि हमेशा जो काम करेगा वो क्रोमैटिन के रूप में ही काम करेगा बेटा। ठीक है, और इसी रूप में अब बात करते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्यों भाई, अगर कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, है ना? ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये आगे अगर हम बढ़ें तो आपको ये मिलता है क्रोमैटिन जाल। देखिए मैंने वही चीज बताई। देखिए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में, हिस्टोन प्रोटीन क्या है? एक बाइंडिंग प्रोटीन है जिस जिसमें ये बंधा रहता है। ठीक है ना? जिसमें ये बंधा रहता है भाई। जैसे ये देखिए, ये मैंने कहा ये है। तो यहां पर ये क्या करता है ना कि इसी पे लिपटा रहता है भाई। चूंकि ये बहुत पतला है, अगर कहीं पर लिपटा नहीं रहेगा तो इसको टूटने का डर जो है वो बना रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए, तो यानी कहने का मतलब है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो होता है जब उलझी हुई अवस्था में होता है। मैंने अभी आपको बताया जब उलझी हुई अवस्था में होता है। बेटा देखिए, मुझसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि सर ये पीडीएफ क्या? बेटा मेहनत करो, खुद को ढालो। मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। आप मेहनत करोगे तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। खुद से बना लो इसको और ये मिल जाएगा आपको। इसमें कोई वो पीडीएफ खुद से बनाओ जो भी मैं बोल रहा हूं, और उसको लिखने की आदत डालो। आप मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा, याद रखिएगा। यानी आपने क्या कहा कि सर क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन धागे वो होते हैं, डीएनए का ही पार्ट है, डीएनए का ही भाग है। जब वो उलझा हुआ रहता है तो हम उसी को क्या बोलते हैं? हम उसी को क्रोमैटिन बोलते हैं। वास्तव में डीएनए का यही अवस्था सक्रिय है। सक्रिय क्यों होता है ये आगे हम आपको बताएंगे। बहुत सही अभिषेक जी ने देखिए नोट्स बनाना शुरू कर दिया। बहुत सही, यही चीज होता है बेटा। आप मेहनत करोगे, आपका नोट्स ही सब कुछ होता है। पीडीएफ वूडीएफ का कोई मतलब नहीं होता है। पीडीएफ के क्या मतलब है जी? आप खुद से बनाओ ना उसको। मेहनत करोगे बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो प्रो आपने समझा क्रोमैटिन क्या है। आगे थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए भाई, हम यहां पर आपको पहले दिखा देते हैं, आप समझ। हिस्टोन प्रोटीन को भी बारे में मैंने लिख दिया कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है। इसका मुख्य काम होता है कि डीएनए को सुरक्षित रखना। भाई मैंने आपको बताया बेटा ये बहुत पतला होता है डीएनए, इतना पतला कि मैं क्या बताऊं। और ये अगर खुला ऐसे रहेगा तो जाहिर सी बात है, तो ये इसको झटके लग सकते हैं, टूटने का इसका डर है।
इसलिए उसको बांध के रखता है, लिपट के रखता है। जैसे पतले धागे हों, अगर उसको किसी भी आधार पे आप लिपट करके रखते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। और कहने का मतलब ये कि आप अगर इसको समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई आप पतला धागा देखिए किसी पर लिपट जाए तो वो मजबूत बना रहता है, इसीलिए ये काम करता है। और गुणसूत्रों के निर्माण में बिल्कुल, जब क्रोमोसोम बनते हैं तो इसी पर लिपट करके और कुंडलित और संघनित होकर के ये बना लेता है क्या, क्रोमोसोम भी बना लेता है, गुणसूत्र भी बना लेता है, ठीक है। लेकिन अनुवांशिक गुणों में इनकी कोई भूमिका नहीं होती बेटा, यानी जो गुण जो है एक से दूसरे में जाते हैं, जैसे माँ बाप से उनके बच्चों में या नई जनरेशन में जो जाते हैं, उसमें इनका कोई रोल नहीं, ये सिर्फ एक बाइंडिंग प्रोटीन है। और आप ये ध्यान रखिएगा, ये डीएनए को सुरक्षित रखती है, इसी पर डीएनए नामक जो धागा है वो लिपटा रहता है ताकि वो टूटे ना, ठीक है। और दूसरा गुणसूत्र क्या है, सॉरी, गुणसूत्र के निर्माण में गुणसूत्र क्या है, मैंने वही बताया कि यही क्रोमैटिन के धागे, जैसे अभी मान लीजिए ये माले की ये इस तरह से बना हुआ, जैसे आप सपोज कीजिए जैसे ये इस तरह से बना, अगर यही चीज आपस में लिपट जाए तो यही बन जाएगा, वही क्रोमैटिन फाइबर ही क्या बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, हाँ, यस, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है बेटा, मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि ये कोई भूमिका ही नहीं, रोल कोई इसका रोल ही नहीं प्ले, मतलब ये कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा है ना उसमें, किसी भी माँ बाप से गुणों को इधर से उधर ले जाने में। तो आप देखो यहां से इस वाले को आप देखिए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये सेल है, और सेल के अंदर हम गए तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम वगैरह आपको आपके सामने सारा दिख रहे हैं। हम अगर अंदर की तरफ चलते हैं, ये क्या है, केंद्रक के अंदर हम लोग आ गए। ये देखो, ये सब उलझी हुई चीजें क्या दिखाई दे रही हैं आपको, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये देखो, ये डीएनए के धागे, आपके ऊन के धागे जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, रियल में यही है डीएनए के धागे। लेकिन जब ये उलझी हुई अवस्था में है, आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ये देखिए ये उलझी हुई अवस्था में है, तो इसको आप क्या कह दे रहे हो, आप इसको क्या बोल रहे हो, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया, देखिए ये केंद्रक के अंदर हम लोग हैं, ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखाई रही है, यानी केंद्रक झिल्ली आपको दिखाई दे रही। अंदर आते हैं, यस, ये यही डीएनए थ्रेड, वेरी गुड वंशिका जी, आप यहां पर देख रहे हैं, और यही धागे ये देखिए ये अब क्या हो रहे हैं, ये लिपट रहे हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वही वही क्रोमैटिन, देखिए। और अब क्या बन गए ये बन गए क्रोमोसोम। मेरे ख्याल से बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि वास्तव में ये क्या है। यानी जब आपने देखा कि जब उलझी हुई अवस्था थी तो उसको हम क्रोमैटिन कहते थे, और जब ये मोटे हो गए तो इन्हीं को हम क्या बोलने लगे, क्रोमोसोम बोल रहे हैं, है ना। क्लियर हो रही बात। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बताया, एक बार फिर से देख लीजिए, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। मैंने कहा ये कोशिका थी, कोशिका के अंदर हम पहुंचते हैं तो केंद्रक होता है जो उसका मुख्य पार्ट होता है, आप जानते हो ये नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि सारी क्रियाएं जो होती हैं इसमें बैठे हुए डीएनए साहब ही नियंत्रित करते हैं, यानी इज द डीएनए क्या है, ये बॉस है, सब कुछ डीएनए है बेटा। आप जो दिख रहे हो बेटा वो सब इन्हीं की बदौलत दिख रहे हो। अभी मैं एक एक चीजों को क्लियर करता हूं एकदम, सबसे अब आज पर्दा उठाने जा रहा हूं कि आप जो बने हुए हो और कुछ लोग जो दिखते हैं वो वास्तव में होते नहीं, अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, वो सब किसकी देन है, वो सब इसी की देन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर आगे बढ़ें तो आप कहाँ गया भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो मेरी आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ गए। यानी ये है आपका क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन धागे, वही क्रोमैटिन धागे की बात करें, वो क्रोमैटिन धागे क्या हो जाते हैं, यहां पर देखिए क्रोमैटिन धागे कुंडलित और संघनित हो करके मोटे हो जाते हैं, वही मैंने आपको दिखाया, अभी अभी जस्ट दिखाया, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मोटे हो गए तो वही संरचना क्या कहलाएगी बेटा, गुणसूत्र। अच्छा ये बताओ, जब खुला हुआ था तो मैंने कहा वो एक्टिव था, लेकिन गुणसूत्र क्या होते हैं, क्या ये सक्रिय होते हैं या असक्रिय होते हैं भाई, थोड़ा सा हमको बताइएगा। यस, वेरी गुड, ये असक्रिय हैं, क्योंकि आप समझिएगा थोड़ा सा, आप लॉजिकल तरीके से देखें तो बड़ा मजा आएगा, आप समझिए भाई। कहने का मतलब जब ये पूरी तरह से सेल में क्या था, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, जब ये पूरी तरह से ये खुला हुआ था तो इसे क्रोमैटिन कहते थे। लेकिन जब ये मोटा हो गया, यानी मोटा का मतलब ये इस तरीके से आप देखिए कि ये अब इस तरह से ऐसे मोटा हो गया, ये इस तरीके से आप देखिए मोटा हो गया, तो इसको हम क्रोमोसोम कहने लगे, यानी गुणसूत्र कहने लगे, है ना। ये इनएक्टिव हो गया, क्यों, अब थोड़ा सा समझिएगा ऐसा क्यों। अभी तब आप समझ पाएंगे जब आप जीन समझ लेंगे तब,
क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, ये पूरा खुला हुआ था तो काम करने के लिए। जैसे आप बताइए, जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो सारा बोरिया बिस्तर लपेट लेते हैं, तो बोरिया बिस्तर क्या एक्टिव रहते हैं? सारा बोरिया बिस्तर आपका पैक है ना, तो इनएक्टिव हो गया। लेकिन फिर कहीं पर जाएंगे, फिर से अपना उसको फैला देंगे, सारा सामान किताब उताब एक जो कार्टन में रख के ले जाते हैं, जब कमरा या जब फ्लैट वगैरह चेंज करते हैं तो क्या करते हैं आप, पूरा का पूरा सब पैक कर लिए। तो वही चीज है, यानी सारा मटेरियल सारा पैक हो गया, किस रूप में? गुणसूत्र के रूप में। यस, वेरी गुड। ये गुणसूत्र के रूप में पैकिंग है, किसकी? डीएनए की। इस रूप में वो कार्य नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर ना? अब हम बात करते हैं बेटा, जो सबसे मेन चीज है वो है आपका क्या? डीएनए, सॉरी जीन। क्या है ये सबसे मेन? जीन। जीन को हम समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि ये वास्तव में जीन है क्या। मेरे ख्याल से डीएनए के क्रोमोसोम और क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, बहुत सही वंशिका जी। डिफरेंट डीएनए के वजह से फेस, हर कुछ, सिर्फ यही नहीं, हालांकि डीएनए नहीं सीधे कहेंगे हम, डीएनए के बजाय आप जीन कहिए। आप जीन को समझिए, अभी जीन को समझेंगे तो पूरा का पूरा आपने देखा कि आज तो डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट हो गया। क्योंकि आप जानते हो हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पूरी कंप्लीटली समझ पाए हैं। पहले फिलहाल जीन को समझे, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं। सारी चीजें आज आपकी यही क्लियर हो जाएंगी, आप घबराइए नहीं। जीन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये हमको बताइए कि ये मैं क्या बना रहा हूं, आप हमको बताएंगे क्या है भाई, ये बताओ। देखता हूं कौन बता पाता है कि मैंने ये क्या बनाया हुआ है। चलो भाई बताओ, क्या बनाया हमने? अरे बताओ तब आगे बढ़ेंगे हम, जब तक नहीं बताओगे ये क्या है, आपको कैसा क्या लग रहा है ये? जल्दी से बोलो भाई, कोई तो बताओ। डीएनए, वेरी गुड, वेरी गुड। भावना जी बहुत सही, ये डीएनए है। और आपने देखा कि डीएनए के, अगर अच्छा मैं आपसे पूछूं कि एक सेल में, एक सेल, ह्यूमन बीइंग के एक सेल की बात मैं कर रहा हूं अभी, एक सेल के केंद्रक में अगर हम जाएं तो हमको ऐसे डीएनए के कुल कितने धागे दिखाई देंगे? बताइए जल्दी। बहुत सही, बहुत सही, सबने बताया भाई। अगर हम ह्यूमन बीइंग के सेल में अंदर जा रहे हैं तो आप हमको बताइएगा बेटा कि यहां पर कुल कितने धागे आपको दिखने वाले हैं? बोलो भाई। सबको पहले से पता है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता मेरे ख्याल। 46, बहुत सही, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बताया। 46, यही धागे तो लिपटते हैं जो 46 क्रोमोसोम में बनते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम इस रूप में देख नहीं पाते हैं। हम लोग इस रूप में देख नहीं पाते, हम लोग देख किस पाते हैं? हम क्रोमोसोम के रूप में, इसलिए हम इसको नहीं बताते। वास्तव में ये भी कितने बेटा? 46। यस, वेरी गुड। और वास्तव में डीएनए है क्या, अभी समझिएगा। डीएनए तो आपने बताया कि सर ये आनुवांशिक मटेरियल है, लेकिन वास्तव में डीएनए ना एक जीन का गुच्छा है। यानी एक डीएनए पे कई जीन हो सकते हैं। जीन क्या है ये समझिएगा। जीन यहां पर मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखें। एक छोटा सा खंड, ये देख रहे हैं ना, ये मैंने एक छोटा सा खंड किया, यानी यही क्या है आपका? एक जीन। यहां से यहां तक मैंने एक जीन कर दिया, ये क्या है? ये है आपका जीन। अब देखिए थोड़ा सा, जीन है अगर तो ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा जीन, मैंने यहां ध्यान से पढ़िएगा बेटा, एक छोटा सा खंड होता है जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुवांशिक गुणों को निर्धारित करने की सूचनाएं निहित होती हैं। मतलब यहां ध्यान से, यानी आपके शारीरिक गुणों को कैसा, वास्तव में जीन गुणसूत्र के कार्यात्मक, यानी यही कार्यात्मक इकाई होता है। वास्तव में जो डीएनए डीएनए आप लोग चिल्ला रहे हो ना, ये वास्तव में डीएनए नहीं, डीएनए के जो डीएनए का जो छोटे छोटे खंड हैं वो काम करते हैं रियलिटी, और इसी को हम बोलते हैं जीन। बात समझ में आ रही? जीन यानी जीन ही काम करते हैं भाई। और कुछ ऐसे भी खंड होते हैं जो कुछ नहीं करते, उनको हम बोलते हैं नॉनसेंस जीन। जैसे कोई भी है नहीं कुछ काम करेगा, बोलते नहीं है अरे बहुत नॉनसेंस है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। तो जीन क्या है? इट इज अ सेगमेंट, स्मॉल फ्रेगमेंट या सेगमेंट ऑफ व्हाट? डीएनए, जिसमें एक विशेष प्रकार के गुणों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज कीजिए ये जो जीन है ये आपके आंखों का रंग बनाता है। सपोज कीजिए ये जी, मैंने कहा शरीर के आपके हर पार्ट जो है वो एक जीन के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। अगर आप लंबे हो तो वो एक लंबाई वाला जीन होगा बेटा आपके अंदर। अगर आप गोरे हो तो वो गोरे वाला एक जीन होगा। अगर आप टिंगे हो तो
जीन होगा। समझ पा रहे हैं ना? सब चीजें, सब किसके कंट्रोल में है? जीन के। समझ में आई बात? तो ये सेगमेंट, ये वास्तव में ये सारा का सारा इसके पास होता है, जो यही तय करता है कि बेटा आप कैसे हो, आपकी लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, मोटाई क्या होगी, गोराई क्या होगी, बुद्धिमत्ता कैसे होंगे। कुछ होते हैं कि भाई जिसमें अच्छा जीन हुआ वो बुद्धिमान, और जिसमें खराब हुआ वो पगलैट भी हो सकता है। पगलैट का मतलब भाई जब दिमाग ही नहीं काम करेगा तो सिंपल सी बात है, पगलैट हो जाओगे। हाँ, मेरी क्लास बराबर डेली होती है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो जीन को आपने समझ लिया कि ये सेगमेंट वास्तव में गुणसूत्र, यानी आप ये कह सकते हैं, मैं आपको बताऊं, अभी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, यानी मानव के जीनोम, जीनोम का मतलब जो जीन का पूरा पुल है, यानी जैसे आपको मैंने कहा कि एक सेल में, एक सेल के केंद्रक में कुल कितने डीएनए हैं, तो आपने कहा सर इसमें 46 है। वेरी गुड। लेकिन इस 46 में मैंने आपको क्या बताया, एक डीएनए पर कई कई जीन पाए जा सकते हैं, यानी एक डीएनए बहुत बड़ा ये मान लीजिए है, तो ये छोटे छोटे जो सेगमेंट है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये जो देख रहे हैं ये हो सकता है कि ये सारे जीन हो। समझ पा रहे हैं? नहीं, कई ढेर सारे जीन हो सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, यानी एक डीएनए पर, एक डीएनए के धागे पर कई जीन हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर पूरा 46 जीन, और सॉरी 46 जो डीएनए है, जो डीएनए के धागे या क्रोमैटिन के धागे हैं, अगर हम इनको पूरा जोड़ दें, पूरी जोड़ दें, यानी पूरे 46 डीएनए को, तो इनकी लंबाई लगभग हो जाती है 2 सेंटीमीटर, और सॉरी 2 मीटर के करीब। कितनी हो जाती है? एक सेल की बात मैं कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखिएगा, एक सेल। और जो एक सेल बता रहे हैं, यही आपकी जो अरबों खरबों टर्बो जो भी आपके बॉडी में सेल है, सब में वैसा ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। बातों को समझ पा रहे हैं ना? पूरा समझिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। तो ये 46 डीएनए के अणुओं में अगर कुल जीन की बात करें, तो कुल जीन अभी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया गया, कहा गया कि 20,000 से 25,000 हैं। मैं 25,000 मान लेता हूं, यानी कुल कितने जीन हैं बताएंगे? 25,000 जीन हैं। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, 25,000 जीन। अब ये 25,000 जीन, यानी हर एक जीन एक गुण पैदा करता है आपके अंदर। क्या पैदा करता है? हर जीन आपके अंदर एक गुण पैदा करता है। तो सिंपल सी बात है, तो इतने जो जीन आपको दिखाई दे रहे हैं, इतने हैं, तो 25,000 गुण पैदा करेंगे, है ना? लेकिन सब अपने अपने, यस बिल्कुल सही आपने बताया, है ना? ठीक है, तो यानी 25,000 जीन किसमें है? आपके एक सेल की बात मैं कर रहा हूं, और यही जीन हर सेल में रहेंगे आपके। आपकी कोशिका है, कहीं से की कोशिका आपकी निकाली जाएगी, तो यही 25,000 ही जीन रहेंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आपने कहा जीन अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, यस, यही जीन ही जो है, आपको मैं जैसे आपको बताना चाहूं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। ये जो जीन है, मैंने कहा एक गुणों को बनाता है। जैसे सपोज कीजिए एक जीन आपके रंग को बनाए, आप गोरे रंग के हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यही जीन आपके शरीर से, भाई अगर ये कट करके निकाल लेगा, तो आप गोरे होने जा रहे थे, लेकिन अब क्या हो जाएंगे भैया? अब तो आप कल्लू भैया होंगे। समझ पा रहे ना? कल्लू भैया होंगे। क्यों? समझिएगा, क्योंकि कल्लू भैया, सिंपल सी बात है, जीन जो गोरा बनाता था वो तो गायब, तो आप जाहिर सी बात है अब कालीचरण जैसे आप हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मुझे? तो यानी हर जीन का एक अपना फंक्शन है, और वो डिसाइड करता है कि आप कैसे हो। इसीलिए हमने ये 25,000 जीन को पूरी तरह से पढ़ लिया है, हमने मतलब हम लोगों ने, यानी हमारे साइंटिस्ट ने इस 25,000 जीन, हर जीन को समझिए कि ये जीन क्या करेगा, ये जीन क्या करेगा, ये जीन क्या करेगा। यानी हर जीन का पता है कि कौन बुद्धिमान बनाएगा, कौन लंबाई बनाएगा, कौन डोले सोले बनाएगा, कौन गोरा बनाएगा। समझ पा रहे हो ना? हाँ, समझिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी हो, है ना? आने वाले दिनों में हो सकता है कि आप लोग की जब शादी हो जाएगी, तो आप बच्चे भी चाहते होंगे कि भाई बच्चे हम जैसा सोचे वैसा, डिजाइनर बेबी। तो आप जाइएगा, आप सारा का सारा क्या करिएगा, सब रिमूव। विश्व में कितने लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सारे के सारे अलग क्यों हैं? क्योंकि इतने गुण ही हैं। तो सब सारा का सारा गुण इस तरीके से, कुल कितने, अगर मान लीजिए 25,000 जीन हैं, तो कितने प्रकार के बंदे बनाए जा सकते हैं? बोलो। कहने का मतलब इतने फैक्टोरियल, बहुत ढेर सारे बनाए जा सकते हैं जो एकदम अलग हैं। यह आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी पहुंचाता है ना? सारे के सारे हार्मोन भी पढ़ाएंगे बेटा, मेलानोसाइट हार्मोन भी पढ़ाएंगे, आप घबराओ नहीं। हार्मोन वाले टॉपिक में आते हैं तो हम ए टू जेड पूरा पिट्यूटरी से लेकर के पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब आप यहां पर समझिएगा, मैं अभी सिर्फ जीन को बताना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल, जीन वो भी बनाने के लिए यही यही मेन होगा बेटा। सिंपल सी बात है कि
इसको बनाने के लिए यहाँ पर भी वही आएगा ना, जीन ही तो मेलानिन भी बना, हर कुछ जो भी आपके बॉडी में बन रहा है, बिगड़ रहा है, वो सब जो है वो जीन की बदौलत है। इतनी बात आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो जीन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब डीएनए की बात करते हैं। हमने 3 बातें तो समझ ली, मोटी-मोटा है वो भी डीएनए, भाई डीएनए तो वो भी है ना, लेकिन अब डीएनए को हम एक उसके लय से देखते हैं कि ये वास्तव में डीएनए क्या है। डीएनए आप जानते हैं, डीएनए वास्तव में, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार के निश्चित क्रम के रूप में शरीर से संबंधित सभी सूचनाएं होती हैं। याद रखिएगा, आपका शरीर कितना संरचना कैसी होगी, मोटे होंगे, पतले होंगे, टेढ़े होंगे, सीधे होंगे, ये शारीरिक संरचना। आपके शरीर की लंबाई, मान लंबू होंगे, टिंगू होंगे, जो भी होगा, व्यवहार, गुण, यानी सब कुछ जो है वो इसी डीएनए के अंदर, ये जो आपको मैं ये डीएनए बना के दिखा रहा हूं, इसी डीएनए के अंदर ही वो सारे इंफॉर्मेशन जीन के छोटे-छोटे पैकेट के रूप में हैं। जो जीन एक्टिव हो गया, आपके अंदर वही गुण पैदा हो जाएगा। सब गुण, सारे गुण आपके अंदर हो सकते हैं। अगर जो पैदा हुआ, गोरे वाला एक्टिव हुआ तो आप गोरा, काला वाला हुआ तो काला, है ना? ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ये ध्यान रखिएगा कि डीएनए में जो आपने समझा कि डीएनए जो होता है, वो वास्तव में एक तरह से हमारे शरीर के सारे इंफॉर्मेशन को, सारी सूचनाओं को संचित करने वाला एक पदार्थ है, जिसमें छोटे-छोटे जीन के रूप में, यानी ये जो छोटा पार्ट है ये जीन, ये छोटा पार्ट जो जीन, यानी कई जीन के रूप में होता है। जो जीन एक्टिव हुआ वही आपका होगा। जैसे मैंने आपको बताया डिजाइनर बेबी, सब आप समझिएगा बेटा। डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि डिजाइनर बेबी बनते हैं। हालाँकि ये सारा का सारा पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, कोई डिजाइनिंग नहीं करा सकता, पता चला सारे के सारे। भाई आप सोचिए जैसे, और हाँ, ऐसा नहीं है कि बेटा आप इतने बड़े हो गए, आप में ये डिजाइनिंग की जाती है। डिजाइनिंग का मतलब है कि एक सेल जब हो तभी डिजाइन करेंगे ना, एक सेल के जेनेटिक मटेरियल को। यानी जैसे ही जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, और जाइगोट जानते हैं एक सेल का होता है। 1 सेल का। अब इसी जाइगोट को वो निकालेगा, और इस जाइगोट में से सारे के सारे क्या करेगा, डीएनए जो है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर, सारे डीएनए को बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकालने के बाद हर एक-एक जीन को देखेगा। देखा कि यहाँ पर जीन जो है, कहा कि आप चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो आइंस्टाइन की तरह जो है बुद्धिमान हो। तो ये जो पगलैट वाला उसका जीन था, उसको हटा करके आइंस्टीन का जीन यहाँ पर लगा देंगे। है ना? और दूसरा कहा कि इसके डोले-सोले सल्लू के जितना होने चाहिए, यानी सल्लू भाई सलमान खान की तरह। तो आपने क्या किया कि उस डोल आप जो बेकार सा था उसको हटा करके डोले वाला जीन डाल दिया। इसी तरह से दौड़ने के लिए उसेन बोल्ट वाला डाल दिया, खेलने के लिए सचिन तेंदुलकर वाला डाल दिया, और फिर उसके बाद ये सारा फिर से इसी जाइगोट में रख करके, और फिर इसको माँ के गर्भ में फिर से इम्प्लांट कर दिया जाएगा। अब ये जो बच्चा पैदा होगा, आपने जैसा डिज़ाइन किया था बेटा उसी तरीके से होगा। मेरी बातों को शायद आप लोग समझ पा रहे हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिज़ाइनर बेबी। हाँ, डिज़ाइन्ड बेबी। और क्या समझ रहे हैं आप? हाँ, भाई टेस्ट ट्यूब में तो होगा, बाहर निकाल लिए तो टेस्ट ट्यूब में तो होगा बेटा, लेकिन टेस्ट ट्यूब एक अलग चीज़ है, डिज़ाइनर बेबी अलग। टेस्ट ट्यूब में तो भाई नॉर्मली जो भी है उसी को फर्टिलाइज़ करके करें। यहाँ पर आप डीएनए में छेड़खानी करते हैं, वहाँ पर डीएनए में छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप यानी जेनेटिक मटेरियल में, इसीलिए तो ये सारे के सारे जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, है ना? आगे आप देखेंगे। आगे बात करें अगर हम, ध्यान से, यानी ये आप समझ पा रहे हैं ना? यानी जीन को समझ, तो ये डीएनए क्या है? डीएनए मैंने कहा नाइट्रोजनी क्षार है। क्षार के निश्चित क्रमों का एक एक क्रमबद्ध के रूप में यहाँ पर रहता है। ये पूरे पूरे नाइट्रोजनी क्षार से बना हुआ होता है। यह प्रत्येक जीव में अलग-अलग होता है। भाई सबका अलग-अलग है, डीएनए अलग-अलग है, सीक्वेंस अलग, जो कि जीव की आनुवांशिकता को निर्धारित करता है। आप किस वंश से आए हुए हैं, आपकी आनुवांशिकता का मतलब, मतलब अनुक्रम, वंश मतलब वंश, यानी किस वंश के क्रम से आप आए हुए हैं, उसी के आधार पे बनता है। वास्तव में डीएनए जो होता है, वो प्रोटीन और सेलुलोज, जैसे प्रोटीन और सेलुलोज क्या है, ये बायो पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब आप थोड़ा सा समझेंगे, पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सामने जो ये ईंट की दीवार है, ये दीवाल अगर मैं पूछूं तो दीवाल क्या है? दीवाल भी क्या आप बोल सकते हैं क्या कि बहुलक है? बिल्कुल कह सकते हैं।
है ना? जो दीवाल है वो किसकी है? वो कई ईंटें जुड़ करके बनी हैं, इसलिए वो आप कह सकते हैं ये सर ये दीवाल जो है वो ईंटों का पॉलीमर है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेलुलोज की, तो मैंने आपको शायद पहली क्लास में बताया था कि सेलुलोज जो होता है ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। जब यहां पर लगभग 1500 ग्लूकोज एक साथ सीधी लाइन में, जैसे आप सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के 1500 लोग खड़े हो जाएं तो उसको भीड़ बोलने लगते हैं, उसी तरह से यानी भीड़ भाड़ हो ही गई ना, तो एक लाइन बन जाती है ना, तो इसको यह 1500 ग्लूकोज एक साथ अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो लगभग 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 क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, लगभग उसी को हम सेल्यूलोज करने लगते हैं, यानी 1500। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक कई बने हैं ना, तो इसको बोलते हैं बहुलक। इसी तरह से हम ये करें जैव बहुलक, क्योंकि जीवों में बन रहा है इसलिए जैव बहुलक। तो ये भी क्या है, डीएनए भी वास्तव में क्या है ऐसे। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड, ऐसे ही ढेर सारे जब मिल जाते हैं अमीनो एसिड तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम बोलते हैं प्रोटीन। यानी ये भी देखिए अमीनो एसिड कई अमीनो एसिड जब मिल जाते हैं, यानी किसी किसी में तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं अमीनो एसिड, है ना, सैकड़ों की संख्या में जब अमीनो एसिड आपस में मिल जाते हैं तो वही बन जाता है क्या, ए भाई जैसे मैंने कहा माला क्या है, माला फूलों का पॉलीमर आप कह लीजिए, कई फूल आप जोड़ते जाते हैं तब ना एक माला बनता है, एक एक फूल से बनता है क्या कोई माला, बोलो भाई। हाँ, 1500 ग्लूकोज इज इक्वल टू सेल्यूलोज नहीं बेटा, 1500 ग्लूकोज जब आपस में जुड़े रहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, आगे हम जब ये पढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट तो ये सारी बहुत डिटेल से आएगी, आप घबराइए नहीं, पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सारी चीज को बहुत डिटेल से पढ़ना है, तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी। यानी ये मैं बस वही बताना, इसी तरह से जो डीएनए है ना, ये भी पॉलीमर किसका, इस ईंट को, जैसे आपने कहा दीवार जो बनी है सर, दीवार जो है वो पॉलीमर है ईंटों का, उसी ठीक वैसे ही आपका ये जो आपका जो डीएनए है ना, ये भी न्यूक्लियोटाइड नामक ईंटों का बना हुआ है। मैं अभी सब दिखाऊंगा, आप घबराओ नहीं। ये क्या किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड नामक ईंटों। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपका घर बनाने में कुल कितने ईंटें लगी, आपने कहा सर 5 लाख ईंटें लगी हमारा घर बनाने में। ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड से आपका डीएनए बनाने के लिए, समझ में आपका डीएनए मतलब आपके एक सेल में जो डीएनए, ध्यान रखिएगा कितने, आपके एक सेल में जो डीएनए है, ऐसे इसको न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो 6 अरब, कितना, 6 अरब न्यूक्लियोटाइड मिले तब जाकर के आपके एक कोशिका के सारे डीएनए बनाए गए। ध्यान से समझिएगा, 6 अरब ईंटें, ईंटें मतलब क्या, न्यूक्लियोटाइड। यहां पर डीएनए की ईंटों को हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा बताएंगे हमको, बोलो बेटा। ये थोड़ा सा वेरी करता है, लगभग लगभग मैं बता रहा हूं 1500 के करीब है ना, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग 1500 के करीब जब होता है तो हम उसको यही बोलने लगते हैं, ठीक है। यानी अब दूसरी चीज, हाँ यहां पर देखिए ध्यान से, मैंने कहा ठीक वैसे ही, ठीक ठीक है ना, यस वेरी गुड प्रशांत जी, बहुत सही आपने जवाब दिया कि हम जो डीएनए की एक ईंट है उसी को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ईंट का मतलब मेरा ये कि जो सबसे छोटी उसकी यूनिट है बेटा, मैं वही बताना चाहता हूं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रियंका जी, आपने भी बहुत अच्छा बताया कि सर ये जो ईंट होती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो यही जो न्यूक्लियोटाइड हमने लिखा, तो अब ये न्यूक्लियोटाइड वास्तव में है क्या, जैसे ईंट को आप थोड़ा सा हमको बताएंगे, ईंट को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, 3 चीजें ईंट को बनाने के लिए भी चाहिए। पहला क्या, मिट्टी चाहिए, फिर पानी चाहिए और फिर उसको आग चाहिए, तीनों मिलके ही तो बनेगा। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड, यानी एक ईंट बनाने में 3 है। और मान लीजिए मजबूत ईंट अगर बनाना हुआ ताकि एकदम फौलाद की तरह मजबूत हो जाए, कभी टूटे ना, तो मान लीजिए आप कंक्रीट की ईंट बनाते हो, आप आता है ना, आपने देखा होगा कंक्रीट की, यानी कंक्रीट की ईंट जो बनी, तो कंक्रीट का अगर ईंट बना करके आप दीवार बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई, पहला तो रेत चाहिए, रेत चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर गिट्टियां चाहिए, गिट्टी चाहिए, गिट्टा जो भी आप बोलते हो, गिट्टा ग्रेवल की बात करें, और फिर उसके बाद क्या चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए। यानी ये 3 मिलेंगे तब जाकर के एक ईंट बनेगा। भाई बात तो यही है ना, एक ईंट बनने के लिए ये सारी चीजें मिली तब जाकर के एक ईंट का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए, यानी कुल मिलाकर के डीएनए कुछ भी नहीं है बेटा, बस ये भी क्या है, एक पॉलीमर है। और पॉलीमर का उसका सबसे छोटा जो है वो है क्या वास्तव में, वो है
आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक वैसे में जैसे मैंने कहा दीवार बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत पड़ती है और फिर आप देखो कि ईंट किससे बनी हुई है। तो आपने कहा सर ईंट को बनाने के लिए जो है अगर हम मजबूत ईंट बनाएं, कंक्रीट की अगर ईंट बनाएं तो उसमें कम से कम जो है वो 3 चीजें होंगी। क्या होगा? रेत होगा, गिट्टा होगा और उसमें सीमेंट होगा। तो ऐसा ही यहां पर भी तो है। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में भी 3 चीजें होती हैं। एक तो होती है फॉस्फेट, दूसरा होता है आपका सुगर और तीसरा होता है यानी तीसरा जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस। यानी एक क्या होगा? फॉस्फेट समूह होगा, दूसरा होगा एक शर्करा होगी और तीसरा क्या होगा? नाइट्रोजनी क्षार होगा। ये जब तीनों मिल जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलने लगते हैं? न्यूक्लियोटाइड। जैसे ईंट, आप किसको, क्या मिट्टी को आप ईंट बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। जब ईंट के आकार का बनाया जाएगा तब ना उसको ईंट बोलते हो, है तो मिट्टी वो भी। लेकिन मिट्टी, पानी, आग, ये 3 चीज मिला। या आपने जब बनाया कंक्रीट की तो भाई कंक्रीट गिट्टा गिट्टा है, रेत रेत है, सीमेंट सीमेंट है, लेकिन सब मिला करके आपने जब बनाया है तो आपको एक इसी तरह से जब फॉस्फेट, सुक्रोज, मतलब सॉरी शर्करा, शर्करा में कौन सी ये आती है? यहाँ पर पेंटोज है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। आगे अभी हम सब दिखाते हैं, हम आपको, घबराइए। और यहां पर नाइट्रोजनस बेस, यानी ये मिलेगा तब जाकर के बनेगा एक ईंट। और यही कितनी ईंटें, यही जो न्यूक्लियोटाइड कितने ईंटें मिलेंगी तो आपके एक कोशिका का पूरा जो है वो बनेगा? थोड़ा सा बताएंगे हमको। हाँ, फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनी एसिड नहीं बेटा, नाइट्रोजनी बेस होता है ना? अभी मैं दिखा रहा हूं सारा का सारा, देखो। अब देखिए मैंने यहां पर आपको अच्छी तरह से दिखाया है कि एक फास्फोक्षार ये मिल करके बनाता है एक ईंट ऑफ डीएनए। इस ईंट का नाम आपने हमको बताया, बहुत अच्छा लगा, यानी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सभी लोग बोलते हैं कि सर ये बहुत टफ है, ये नहीं समझ। क्या आपको कहीं ऐसा लगा क्या? बोलो। कुछ नहीं, ये सारे के सारे। हाँ, 6 अरब की बात कर रहा हूं प्रिंस जी, 6 अरब क्या न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो आपका सारा का सारा क्या बनने वाला है? आपका एक सेल का डीएनए की बात मैं कर रहा हूं। एक सेल में कुल जितने डीएनए हैं, कितने डीएनए के धागे हैं भाई? 46 है ना। तो 46 धागों को बनने के लिए कुल कितने नाइट्रोजनस बेस की जरूरत पड़ रही है? सॉरी, कुल कितने न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ रही है? 6 अरब की। ये बातें ध्यान से समझिएगा। बात क्लियर हो रही है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? कुछ नहीं है बल्कि डीएनए को बनाने वाली एक छोटी सी ईंट है। और ये ईंट किसकी बनी हुई है? 3 चीजों की बनी है। बेटा देखो, एकदम ध्यान से आप समझोगे और बार-बार इसको कोशिश करोगे तो अपने आप झक मार के आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले रियल में बंदे हैं तो आपको बता दो बेटा, ये जब तक आपको ये नहीं कॉन्सेप्ट होगा, आगे बायोटेक्नोलॉजी आपके बस की नहीं होगी। और जिस दिन आप इसको समझ गए, बायोटेक्नोलॉजी आप ऐसे चुटकियां बजा के खत्म कर दोगे। आप देखिए, समझ में आना। और ये बेहद ही सिंपल है। आपसे कोई पूछे डीएनए क्या है तो बोला कि भाई ये भी एक बायोपॉलिमर है। जिस तरह से जैसे प्रोटीन है, सेल्यूलोज है। भाई प्रोटीन और सेल्यूलोज का आप बता देंगे यूनिट। भाई प्रोटीन की बात करें तो एमिनो एसिड है, सेल्यूलोज का बात करें या कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसका यूनिट क्या है? ग्लूकोज है। ठीक वैसे ही डीएनए भी एक है। हाँ, डीएनए थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सारे अनुवांशिक गुणों को इधर से उधर करता है, शरीर की सारी संरचनाओं को, सब यानी सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक ईंट जो है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं ये आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है। यही है फास्फोरिक एसिड और यही ढेर सारा जुड़ा होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि डीएनए में बेटा एक फास्फेट समूह और एक सुगर होती है और एक जो है नाइट्रोजनी क्षार होता है। तीन ही से मिल करके ये तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है? थोड़ा सा बताएंगे हमको? तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड कह देते हैं। और जब तीनों जुड़ जाते हैं तो इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? भाई आवाज जा रही है? वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? क्यों भाई? तो प्रियंका जी, मेरे ख्याल से आप समझ गई होंगी कि न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है जब सुगर और नाइट्रोजन, कच्ची ईंट का मतलब क्या? उसमें पानी और मिट्टी तो मिली है और जब उसको आग में पका दोगे तो आग भी मिल गई। समझ में बात आ रही ना? तो ये बस वही समझिएगा कि ईंट पकाने के लिए ये पूरा का पूरा लगाया जाता है। तो अब देखिए, अब ये नाइट्रोजनस बेस जो लास्ट में जुड़ा हुआ है ये भी दो प्रकार का होता है। नाइट्रोजनस बेस भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक को हम बोलते हैं प्यूरिन और एक को बोलते हैं पिरिमिडीन। ये ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के हैं जो आपके डीएनए में है। कौन सा? एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन।
प्यूरिन जो होती है बेटा, इसमें जो होता है, जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, इसमें वास्तव में ना इनके पास 2 रिंग होती है। अभी हम दिखा देंगे, आप घबराओ नहीं। 2 रिंग कितने? 2 वलय होते हैं। पिरिमिडीन में सिर्फ 1 वलय होता है। अभी मैं सारा का सारा यहां पर दिखाऊंगा, आप घबराओ नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। 2 वलय मतलब 2 रिंग होते हैं प्यूरिन में, और पिरिमिडीन में क्या होता है? 1 ही वलय होता है। ये नाइट्रोजन के वलय, ठीक है। पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, हाँ न्यूक्लियोसाइड, वेरी गुड, बहुत सही। हाँ परवीन जी, आपने बहुत सही बताया, वही है वही है। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी आपने कहा कि सर ये प्यूरिन है। क्लास, आवाज आ रही है बेटा, या कहीं कुछ चीज रुक जा रहा है? ऐसा अगर हो तो आप बिल्कुल बताइएगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या क्लास में? आवाज और वीडियो क्लियर आ रही तो? अभी बताइए, अभी कैसा चल रहा है? थोड़ी सी शायद नेट प्रॉब्लम होगी होगी। अभी आवाज आ रही है? बोलिएगा थोड़ा सा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। स्टक हो रहा है? प्रिंस कुमार, ओके, ऑन, ठीक हो गया है? एक बार बताइएगा, 2-4 जन बताएंगे तब हमको लगेगा सही हो जाए। अच्छा चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते। यानी आपको मैंने बताया कि बेटा ये नाइट्रोजन क्षार जो होता है वो 2 प्रकार के, एक को हम प्यूरिन बोलते हैं, दूसरे को पिरिमिडीन बोलते हैं। प्यूरिन जो होता है वो कितने प्रकार का है? आप में 2 प्रकार के, एक को एडेनिन और दूसरे को ग्वानिन कह रहे हैं, ठीक है ना? ग्वानिन, एक को एडेनिन कह रहे हैं, दूसरे को ग्वानिन कह रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें पिरिमिडीन में, तो पिरिमिडीन में क्या है? साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। तो यहां पर देखिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, हमेशा जो है प्यूरिन हमेशा किससे जुड़ेगा? पिरिमिडीन से। यानी एडेनिन कभी ग्वानिन से नहीं जुड़ेगा। एडेनिन जब भी जुड़ेगा वो पिरिमिडीन से जुड़ेगा। एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से और ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से। कैसे जुड़ेंगे ये भी मैं बता रहा हूं। देखिए, यानी कहने का मतलब है कि ये नाइट्रोजनस बेस जो यहां जुड़ा हुआ है, ये कुल कितने प्रकार का हो जाएगा? अगर देखा जाए तो 4 प्रकार का। कितने प्रकार का हो जाएगा? पूरा 4 प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का हो जाएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आपके डीएनए में कुल कितने प्रकार के ईंटें लगी हुई हैं, हमको थोड़ा सा एक बार बता दीजिए कि कुल ईंटें कितने प्रकार की हैं? ईंट की बात मैं कर रहा हूं, कुल कितने प्रकार की ईंटें हैं? थोड़ा सा आपको अब हमको बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। बोलो भाई, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। 4 टाइप के, वेरी गुड। परवीन जी बहुत अच्छा जवाब। 4 टाइप की, यस, क्योंकि देखिए, एक अगर एक में अगर एडेनिन आ गया है तो वो एडेनिन वाला हो जाएगा, ग्वानिन आ गया तो ग्वानिन वाला हो जाएगा, साइटोसिन आ गया तो साइटोसिन वाला हो जाएगा, है ना? तो एडिनोसिन उसको हम बोल देते हैं। खैर जो भी बोलते हैं वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। यस वेरी गुड, बहुत सही, सब लोगों ने बताया। प्रिंस कुमार जी 6 प्रकार का, कहां से 6 प्रकार का हो जाएगा भाई? नहीं, 4 प्रकार का, बहुत सही। 4 प्रकार का होगा ना, देखो 4 नहीं, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन के आधार पे नहीं, इसके आधार पे आपको बताना है। देखिए, इस आधार पे एक एडेनिन वाला, जब यहां पर एडेनिन जुड़ गया तो एक ईंट हो गई, और कभी ग्वानिन जुड़ गया तो दूसरी हो गई, साइटोसिन जुड़ गया तो तीसरी हो गई, और थायमिन जुड़ गया तो चौथी होगी। बात समझ में आई? यही 4, सोचो, सिर्फ यही 4 प्रकार की ईंटें मिल करके पूरी दुनिया को एकदम अलग बना देती हैं। इन्हीं का सीक्वेंस बस आपको पढ़ना होता है। यानी कौन सी ईंट किसके ऊपर लगी हुई है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हाँ यस वेरी गुड, एडेनिन, थायमिन, हाँ वेरी गुड। हाँ, इनको आप ए से डिनोट करते हो, इसको जी से करते हो, और साइटोसिन को सी से करते हो, थायमिन को टी से करते हो। वेरी गुड, बहुत सही, है ना? भावना जी बहुत अच्छा आपने बताया कि एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से और थायमिन को। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, यहीं पर हम बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं। यहां देखिए थोड़ा सा, एडेनिन जो होता है, और ये कहां चला गया भाई? एडेनिन जो होता है, एडेनिन, एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के द्वारा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड?
डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से किससे जुड़ता है? थायमीन से जुड़ता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है भाई सभी? प्रिंस कुमार जी बातें समझ में आ रही? एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा? थायमीन से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा? इससे ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। किससे? साइटोसिन से। ये बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? वेरी गुड। तो एडेनिन जो है वो थायमीन से जुड़ेगा। देखिए यानी ये जो है वो इससे जुड़ेगा और ये जो है वो इससे जुड़ेगा। ठीक है, ये बॉन्ड मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर? बहुत सही। अब देखिए इसी बात को हमने यहां पर लिखा, एडेनिन सदैव थायमीन से 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ता है, जबकि साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है? ग्वानिन से। कितने बंधों के द्वारा? हाँ, वेरी गुड। तो ये यानी ये 4 आपके पास दिखाई दी। एक थोड़ा सा ये हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा समझेंगे। ये बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा कब बनता है? ध्यान रखिएगा, जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन, देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन या फ्लोरीन, ये कुछ ऐसे हैं, अगर इनके साथ में अगर हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस बन जाते हैं। और आपने देखा कि यहां हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसमें आपको समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बस ये समझिए कि ये रियल में कोई रिश्ता नहीं होता। जैसे आप अपने माँ बाप की औलाद हैं तो एकदम सीधा रिश्ता है, भाई रिश्ता है, आपके प्रति उनका एक क्या है? लगाव बना हुआ होगा, लगाव है प्रेम का। लेकिन आप जब किसी को चाहने लगते हो वो सबसे प्यारा हो जाता है। समझिए, क्या आपका कोई रिश्ता है? नहीं, एक लगाव का रिश्ता। यही लगाव का रिश्ता यानी जब एलिमेंट या तत्वों के बीच या परमाणुओं के बीच जब लगाव का रिश्ता हो जाता है तो उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आगे बहुत डिटेल बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, आप घबराइएगा नहीं। लेकिन यहां पर ये बॉन्ड जब भी पूछा जाए कि किस 2 बॉन्ड से बने, लेकिन बॉन्ड कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से हैं। और वसी जी गुड मॉर्निंग, अभी आप आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 6 बजे से क्लासेस चलती हैं और मैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं स्पेशल क्लासेस में डिस्कस करूंगा। तो ये बातें हम लोगों ने समझ ली। अब थोड़ा सा देखते हैं ये देखिए, मैंने आप चारों तरफ से इसको घुमा के दिखाया है। ये वास्तव में क्या है? फास्फोरिक एसिड। यही जो है आपके जोड़ने वाला है डीएनए से। ठीक है, अभी हम बताते हैं, सब डीएनए को भी दिखाएंगे, आप घबराइए नहीं पूरा। ठीक है, यहां पर देखिए आपके सामने ये क्या दिखाई दे रहे हैं? थायमीन, साइटोसिन। आप ये थोड़ा सा देखिए इनको, ये भाई साहब यही है थायमीन। ठीक है, ये है साइटोसिन, देख रहे हैं ना? थायमीन और साइटोसिन। और आप यहां पर देखिए फिर एडेनिन है और ये देखिए 2 है ना, इसमें 1 2 रिंग, इसमें भी और इसमें भी। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये 2 रिंग है और उसमें अभी आपने देखा था, अगर थोड़ा सा हम पहले चलें, कैसे होगा भाई? हाँ, यहां पर थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं। ये तो फास्फोरिक एसिड है, आप समझ गए होंगे, है ना? तो आप थोड़ा सा अगर हम इसको आगे बढ़ें तो आपको जो इसके साथ में ये देखो क्या है, इन सब में क्या है? कितने रिंग हैं आप बताओ ना? थायमीन और ये देखिए साइटोसिन और थायमीन में एक में एक रिंग है, इसलिए इनको इसको पिरिमिडीन बोलते हैं। एक रिंग नाइट्रोजन वाली, ये देखो। ठीक है, यहां पर अब आप अगर देखेंगे एडेनिन और ग्वानिन को देखो तो इसमें डबल डबल रिंग है, ये देखो, एक रिंग 2 रिंग। इसी कारण से इसको अलग से रखा गया, प्यूरिन इसको कहा जाता है, इन दोनों को प्यूरिन कहा जाता है। ये प्यूरिन कभी भी प्यूरिन से नहीं जुड़ेगा, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन से जुड़ेगा, या पिरिमिडीन आप कह लीजिए प्यूरिन से जुड़ेगा, ये बराबर इन्हीं से जुड़े रहेंगे। ठीक है ना? बातें मेरी समझ में आ रही हो आप लोगों को अच्छी तरह से? तो इतना ही बताना था हमको इसमें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक सेकंड, ये चल रहा है तो पूरा कहाँ गया? चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे आते हैं। हम डीएनए की संरचना को देखते हैं। अब रियल में आगे हम लोग डीएनए की संरचना को भी देखना हो, है ना? नहीं याद करना, ये सब चीजों को याद नहीं करना बेटा, बस समझना है। इस संरचना को कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जो है
नेम का कोई मतलब नहीं है इन सब का, बस ये आपको मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यही है, इसीलिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि वो उसमें इसीलिए उसको प्यूरिन बोला जाता है, उसको पिरिमिडीन बोला जाता है, बस इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देखिए ये डीएनए, डीएनए मैंने कहा दो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, यानी टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो एक दूसरे से, यानी कहने का मतलब एक यहां पर एक चेन इधर बन गई है। आप ये देखिए, ये जैसे ये मैं कहा ये चेन, ये चेन, ये दो चेन है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है। आप अगर इसको सीधे से समझना चाहें तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बना के बताता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर मैंने दो चेन बना ली इसकी, यानी एक हमने सुगर बनाया है, ये देखिए, अगर और थोड़ा सा ऊपर कर दें हम इसको, थोड़ा समझिएगा, शुगर। तो यहां ये फॉस्फेट बंधा होता है बेटा, ये देखो ये फॉस्फेट बंधा है, फॉस्फेट बंधा है, फॉस्फेट बंधा है। इसी तरह से यहां पर भी ये शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, यहां पर भी फॉस्फेट होगा, यहां पर भी फॉस्फेट होगा, यहां पर भी फॉस्फेट होगा, यहां पर भी फॉस्फेट होगा। ये देखिए ये इससे बंधे हुए, देख रहे हैं ना, ये देखिए यहां से ये भी बंधा हुआ है, ये भी बंधा हुआ है, ये सारे जो है सुगर और फॉस्फेट बंधे। सुगर और फॉस्फेट, ये जो आप ये जो देख रहे हैं, ये जो लड़ी आप पीली पीले रंग की जो रस्सी दिख रही है, ये सुगर और फॉस्फेट की बनी होती है, इसको वास्तव में बैकबोन कहा जाता है ना। तो ये सारा का सारा ये आप ये देखिए, यहां से ये आपको जो आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर, यानी ये बना हुआ है, और इसके बीच में जो आपको डंडे दिखाई दे रहे हैं, ये जो डंडे दिखाई दे रहे हैं, ये है नाइट्रोजनस बेस के, और चार रंग के आपको दिखाई दे रहे हो, ध्यान ध्यान से देखिए, एक ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, एक व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, एक थोड़ा ये सैफरन कलर का यानी केसरिया रंग दिखाई दे रहा है, और एक पिंक कलर दिखाई दे रहा है, ये चार दिखाई दे रहे हैं, और सब जगह यही पर दिखाई, यही सब जगह ये ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि नाइट्रोजन इससे जुड़ा रहेगा, ये देखिए इससे जुड़ गया नाइट्रोजनस बेस, मान लीजिए एडेनिन जुड़ा है, तो अगले वाले से क्या जुड़ेगा हमेशा, थाइमीन, और इनके बीच बॉन्ड कितने होंगे, दो। अगर यहां पर आए हम, यहां पर देखिए मान लीजिए ये ग्वानिन जुड़ा है, तो ग्वानिन से कौन जुड़ेगा सामने, साइटोसिन, कितने बॉन्ड से, तीन बॉन्ड से। इसी तरह से अगर हम यहां आ जाए बेटा, ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर आए, अगर हम कह दें कि ये साइटोसिन है यहां, तो साइटोसिन किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से जुड़ेगा, कितने बॉन्ड से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये आपको दिखाई दे रहा है, और अब आपको मैं यही दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में ये क्या है। ये थोड़ा सा हम आपको कलर चेंज करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये मैं थोड़ा सा कौन सा कलर ले लूं, ये वाला कलर ले लेता हूं। देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यहां सीधे से बताया था कि ये न्यूक्लियोटाइड के ढेर सारे जुड़ते गए। ये देखो ये क्या है, थोड़ा सा हमको बताएंगे, एक साइटोसिन, एक सुगर और एक फॉस्फेट, ये मिलकर के क्या बना रही, थोड़ा सा हमको बताएंगे, बोलो भाई। एक न्यूक्लियोटाइड, यहां पर भी देखो बेटा, एक भी, ये देखो, ये भी एक ईंट बन गई है, न्यूक्लियोटाइड, है ना। यहां पर भी अगर देखें तो ये भी क्या बन गया है, ये भी ये न्यूक्लियोटाइड। इधर से भी अगर देखें तो आपको एक न्यूक्लियोटाइड इधर मिलेगा, इधर से भी देखें तो ये न्यूक्लियोटाइड, इधर से भी देखें तो ये न्यूक्लियोटाइड। आप मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। आप देखिए यानी दो लड़ी, इसने कहा कि दो चेन बनी हुई हैं, किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब कई ढेर सारी ईंटें एक तरफ जुड़ी हैं, रस्सी बना है, और एक तरफ दोनों रस्सी बना है, और फिर उनके बीच में जो है बांध दिया, बॉन्ड बन गया है। जैसे ये बीच में ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक दूसरे को क्या कर लिए, बांध लिए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही, क्योंकि आप जानते हैं ये नाइट्रोजनस, मैंने कहा नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, और इसके साथ अगर हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं। तो आप देखिए ये दोनों बने हुए हैं, और मैंने कहा ऐसी कितनी ईंटें होंगी, आप बताएंगे हमको थोड़ा। पूरा डीएनए के अगर आप देखा जाए, जितना डीएनए आपके हैं, इसमें ये दोनों मिलाओ, ये दो ईंटें आपको एक आमने सामने दिख रही हैं, कुल ऐसी कितनी ईंटें होंगी आपके एक सेल में पाए जाने वाले डीएनए की, जल्दी से बताएंगे आप हमको, क्योंकि आप बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि आपको मैंने जो पहले बताया था वो समझ पाए थे कि कुल कितने अरब थी ईंटें। बताइए जल्दी से बताएंगे आप। ठीक है भाई, कोई बताए कि कुल कितना एक सेल में, आपने कहा कितना अरब है, 6 अरब। वेरी गुड, बहुत अच्छा, भावना जी और प्रिंस जी ने बहुत सही बताया कि कुल कितने होंगे, 6 अरब। ठीक है, अगर हम बात करें बेस पेयर, ध्यान से रखिएगा,
नहीं 46 तो भाई ये हैं, ये तो मतलब ये पूरे 46 डीएनए की बात करें, अगर 46 डीएनए में कुल कितने ईंट लगे होंगे, तो 6 अरब। वेरी गुड, बहुत सही जवाब, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जवाब अच्छा देते हैं, लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। बेटा एक बार नहीं, 2 बार 4 बार आप आराम से इसको पढ़िएगा, देखिएगा बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल फॉर्म। तो सिंपल सा यही। अब यहां पर हमें मेन चीज क्या देखना है, जो मेन चीज मैंने कहा, ये जो बाहर वाली जो ये पट्टी बनाया था बेटा, ये किनारे वाली जो आपने देखा था, ये वास्तव में ये किसका है? ये मैंने आपको बताया था कि बाहर की जो पट्टी है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फॉस्फेट की बनी होती है। किसकी बनी है? 5 कार्बन की एक जो फॉस्फेट की शर्करा है। ये जो रस्सी देख रहे हो, मतलब एक तरह से आप ये कह लीजिए कि डीएनए ठीक वैसे ही देखता है जैसे हेलीकॉप्टर से अगर कोई रस्सी या अगर सीढ़ी लटकाई जाती है तो आप देखते हैं वो लटका रहता है, और आप अगर उसको नीचे से पकड़ के ऐसे ट्विस्ट कर दें तो डीएनए भी कुछ वैसा ही दिखाई देता है। रस्सियों को मान सकते हैं कि वो शुगर और फॉस्फेट की बनी है, और डंडे जो उसमें बने हुए हैं वो नाइट्रोजनस बेस के बने हुए हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इसमें यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े हम। इनके बीच नाइट्रोजनस क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं ये। अब देखो, अब हम जब भी पढ़ेंगे बेटा तो ये जो, जैसे अगर हम कह दी कि पूरा कितने, अब आपने कहा कि सर 6 अरब जो है ईंटें हैं, न्यूक्लियोटाइड है, 6 अरब न्यूक्लियोटाइड है ना? तो क्या नाम है आपका? बुद्ध प्रिय आनंद जी। 4 अरब नहीं बेटा, 6 अरब। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि ये आपने जो देखा, ये क्या देखा कि ये ईंटें तो 6 अरब हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं जो बेस एक आमने सामने है, इसको बोलते हैं, एक जोड़े को बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर, यानी क्षार युग्म। इसको हम क्या बोलते हैं? क्षार युग्म या बेस पेयर। किसको? बेस पेयर। जैसे ये है, आप यहां पर देख रहे हैं, ये एक बेस पेयर, एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, तीन बेस पेयर। अब अगर हम आपसे पूछें तो बताइए कि आपके डीएनए में कुल, मतलब आपके एक सेल में जो भी डीएनए 46 हैं, तो पूरे 46 डीएनए में कुल कितने बेस पेयर होंगे? आप बताइएगा हमको, बोलो भाई। बेस पेयर बताओ। अभी आपने तो बता दिया था सर न्यूक्लियोटाइड इतने होंगे, तो बेस पेयर कितने होंगे? नहीं, 6 अरब तो नहीं होंगे। 6 अरब तो ईंटें हैं, बेस पेयर में कितने ईंटें? एक बेस पेयर में कुल कितने ईंटें लगती हैं? बोलो। जवाब किसी का नहीं आ रहा है भाई। मैंने कहा कि एक बेस पेयर के लिए कितने ईंटें चाहिए होती हैं? आप देख लीजिए आमने सामने से, 2 ईंटें मिलेंगी तो तब ना पेयर बनेगा। इसको बेस पेयर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीजें बेस पेयर में ही बात होने वाली है आगे। बताओ कुल कितने अरब होंगे बेस पेयर? नहीं समझ में अरे भाई 3 अरब होंगे, 3 अरब। हाँ बहुत सही। कुछ लोगों ने से, ना ना ना, किसी ने एक, कृष्णा जी ने शायद ठीक बताया था, 3 अरब बताया। वेरी गुड, सही, बहुत सही। चलिए, 3 अरब, 3 अरब होंगे। अरे भाई बेस पेयर, और यही बेस पेयर ही तो समझना है, सब कुछ तो यही है भाई, यही तो समझना है। ये समझ गया तो समझ लीजिए खत्म हो गया, अब और कुछ है ही नहीं। वास्तव में यह संरचना डीएनए की सीढ़ी नुमा संरचना दिखाई देती है। ये वाटसन और क्रिक साहब की मॉडल है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। वाटसन और क्रिक साहब ने ये मॉडल को बताया था। हालांकि डीएनए जो होता है, नॉर्मली कहा जाता है कि एक डीएनए टाइप के आधार पर भी हम लोग कभी बात करेंगे तो देखेंगे कि डीएनए जो होता है, ए टाइप डीएनए होता है एक, और एक बी टाइप डीएनए होता है, बी टाइप डीएनए, डीएनए, और एक होता है जेड टाइप डीएनए, है ना? कुछ नहीं, ए और बी में बस थोड़ा सा अंतर होता है इसका। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये इसी के बीच में किसी में 10 बेस पेयर होते हैं और किसी में 12 होते हैं, किसी में 11। जैसे अगर बी की बात करें, बी के डीएनए में जो बी टाइप डीएनए है, देखिए डीएनए भी मैंने कहा कि ये कितने प्रकार के हो रहे हैं? 3 प्रकार के हो रहे हैं। नॉर्मल ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ये एक बार सवाल भी पूछा जा चुका है। देखिए, मैं जो कवर करता हूं बेटा, ये ओवरऑल जितने भी साइंस से सवाल आएंगे वो सब के सब सारे खत्म होंगे। हालांकि ये टेक्नोलॉजी का ही पूरा का पूरा बेस है, इसलिए समझिएगा। तो इसके बारे में, जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए और बी डीएनए
और जेड डीएनए, इन दो तीनों में अगर अंतर देखा जाए तो ये जो आपको एक लूप दिख रहा है, यानी एक जो घुमाव दिख रहा है, अगर हम ए की बात करें तो इसमें जो है 11 बेस पेयर मिलेंगे, यानी 11 ऐसे ऐसे, यानी इनके बीच कुल एक लूप बनाने में कुल कितने मिलेंगे? 22 ईंटें या 11 बेस पेयर। जबकि बी वाले में मिलेंगे 10, जबकि जेड वाले में मिलेंगे 12। बस इतना अंतर समझिएगा। जेड जो होता है ये उल्टा, जैसे इनका जो मोड़ है ये क्लॉकवाइज है। ए और बी जो है ये जो मुड़े हुए हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे आप स्क्रू जब कसते हो तो किस डायरेक्शन में कसते हो, यानी जो स्क्रू के अंदर जो बने होते हैं अंदर जाने का, वो सब क्लॉकवाइज होता है ना? ठीक है, तो इसलिए ये समझिएगा कि वो क्लॉकवाइज आता है, और अगर उल्टा जेड वाला जो होता है ये थोड़ा सा उल्टा होता है। चलिए हम इसको देखते हैं, अभी आप सब समझ जाएंगे। ये देखिए, ये आपके सामने दिख रहा होगा, हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि क्लियरिटी आपको दिखे। ये देखिए, ये आपको दिखा, ये है आपका ये देखो बेटा, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये सारे क्या जुड़े हुए हैं, ये देखो, ठीक है ना? ये इस तरीके से आपने देखा। आगे ये देखो, ये डीएनए की लंबी सी चेन। अब ये देखो डीएनए कैसे, अब आपको दिखा क्या, ये क्या दिख रहा है आपको, ये किसी में लिपटा हुआ है। क्या लिपटा? यही है हिस्टोन प्रोटीन। यस, इसी को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ये लिपटा हुआ धागा आपको दिख रहा है ना, हाँ, तो यही है। ठीक है, ये क्या है? ये डीएनए को बांधे रखा है ताकि ये भाई टूटे ना। आगे अगर और हम इसको देखें तो आगे चल करके ये क्या होगा, ये बंधा रहेगा, और बंध के यही जब लिपटेगा, अभी तो ये देखिए ये पूरा का पूरा क्रोमेटिन फाइबर आपको दिख रहा है ना? हाँ, वेरी गुड, बहुत सही सुमित जी ने। जेड में 13 नहीं बेटा, 12। ये देखिए ये पूरा का पूरा ये लिपटना शुरू हो गया। अब आप देखिए ये लिपटा, और लिपटने के बाद ये देखिए एक बेस पे आकर के, किसी आधार पे आकर के ये सारा का सारा बना, और फिर पूरी तरह से ये लिपट गया। और ये देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा डीएनए लिपट के क्या बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है। यस, ये है क्रोमोसोम। यही तो हम आपको समझाना चाहते थे कि देखिए वही डीएनए क्रोमोसोम। और कहाँ है ये देखो, ये सेल। लोग कोई समस्या होगी तो बेहिचक पूछेंगे बेटा। यहां पर थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। क्या है ये देखो, थोड़ा सा इसको समझिए। ये भाई साहब चूहे जी हैं। ये कई सेल के बने यूकैरियोटिक सेल हैं। ये देखिए ये ढेर सारे सेल हैं के अंदर। आपको क्या मिला था, हम मैंने आप पढ़ते हैं तो क्या बनता है, आप बताएंगे हमको। क्रोमैटिन अगर लिपटेगा तो बनेगा क्या? ये देखो क्रोमोसोम बन रहा है। मैंने पहले भी दिखा दिया था लेकिन फिर भी एक बार दिखा देते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए पूरी तरह से। ये देखिए वही लिपटा तो ये बना क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को हम उखाड़ रहे हैं। ये जो लिपटे हुए थे ये क्या है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, थोड़ा सा बताएंगे हमको। क्या दिख रहा है, बोलो। ये देखो हिस्टोन लिखा हुआ दिखा ना, ये डीएनए, और ये देखिए डीएनए भी लिपटा हुआ है इससे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और थोड़ा सा हम आपको यहाँ जहां ले जाना चाहते हैं वो ये देखिए, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा। ये देखो हाईलाइटेड पोर्शन डीएनए का कहां से कहां तक दिख रही है। आप लोगों को बहुत अच्छी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी कि ये जीन है। एक छोटा सा खंड जो आपको दिखाई दे रहा है यही तो जीन है। ठीक है ना? ये क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये जीन है। क्लियर हो रही बात? यही ऐसे ही सोचो कितना बड़ा है, कितना लिपटा हुआ है। ये एक डीएनए की बात कर रहा है, एक डीएनए मिल करके ये बनाया हुआ है। ये सारे डीएनए नहीं, एक क्रोमोसोम एक डीएनए। क्लियर? आगे आप देखिए, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी आप सब सारा चीज क्लियर समझ जाएंगे। तो आपने देखा, तो ऐसे कई जीन होंगे, है ना? ये यहां पर अगर आपको हम दिखाएं तो यहां पर ये देखिए, वही डीएनए की बात करें तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो हाईलाइटेड आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक, ये भी वही जीन ही है। वही क्या दिख रहा है आपको, ये जीन दिख रहा है। मैं थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ, हाँ ठीक है। जहां से शुरू होता है इसको प्रमोटर बोलते हैं। खैर इसको जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर और थोड़ा सा समझ में आएगा। जीन यही छोटा सा, और इधर करोगे तो दूसरा हो सकता है जीन हो, और दूसरा जीन हो तो जीन का, और इसी इसी का काम क्या होता है, यही जीन तो सब कुछ करता है। एक बाल वाली प्रोटीन अगर बनाए, जैसे सपोज कीजिए क्या आपके सामने दिख रहा है, डीएनए दिख रहा है। डीएनए का अगर हम अनक्वाइल्ड करें, मैंने कहा ये दो, आप देखिए ये बाहर की एक शुगर फॉस्फेट की थी, और एक देखो एक हाईलाइट हुआ, दो हाईलाइट हुआ। ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिल करके बनी होती है। अगर हम इसको खोलें, ये देखो सीढ़ी जैसा दिख रहा है, सीढ़ी नुमा संरचना। आप यहां पर देखो थोड़ा सा बेटा, या आप इसको पूरा अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अरे कैसे बंद होगा, चलो क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड आपको दिखाई दे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा
एक न्यूक्लियोटाइड इधर हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड इधर हुआ, तो इस तरीके से इसमें देखिए एडेनिन और इसके बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, बहुत इसको रट्टा नहीं मानना है, आइडिया लगेगा। देखो इसमें भी मैंने क्या बताया था, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं तो इसमें डबल होता है, डबल साइकिल आपको दिखाई देते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि पूरा का पूरा हम लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे दिखना चाहता है ये, ठीक है। चलिए, क्या हो गया भाई? हाँ, ये देखिए हम लोग कहां तक देखे थे, ये देखिए यहां तक पूरा देख लिए थे। अब ये देखिए, ये आपको डीएनए दिखा, आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये देखिए, अभी आपको सारा का सारा दिख जाएगा, ये डीएनए ही है। अभी आप समझते जाइए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड ये है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या था। और न्यूक्लियोटाइड हम ये जोड़ते चले गए, एक के ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ते चले गए, आपको ये क्या मिल गया, ठीक। इस तरीके से आपको ये डीएनए मिल जाता। आप देखिए ये डीएनए बन गया। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब डीएनए आरएनए की बात करें, अब आरएनए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो डीएनए में देखिए यहां पर थाइमिन है, तो यहां पर थाइमिन की जगह यूरेसिल है। डीएनए डबल बॉन्ड होता है, ये देखिए डबल हेलिकल होता है, और ये जो होता है वो सिंगल हेलिकल में होता है। आप देखिए यहां पर जो है वो एक हेलिक्स है, ठीक है। यहां पर ये डबल स्टोर इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोटीन, यहां पर वो सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, और यहां पर क्या है, उस इंफॉर्मेशन को लागू करने के नियम होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यानी डीएनए आरएनए आप यहां पर देख चुके होंगे। न्यूक्लियोटाइड मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक सुगर मिला होता है, देखो ये सुगर है, एक फॉस्फेट है, और एक क्या है, यहां पर ये थाइमिन हो सकता है। चार प्रकार के हो सकते हैं न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है इसके बाद, अरे क्या हो रहा है भाई, अच्छा खत्म हो गया वहां पर, ठीक है। आगे हम आते हैं, अब आगे वाले, अब हम बात करते हैं आरएनए की थोड़ा सा। आरएनए क्या है, ये सामान्य तौर पर गैर अनुवांशिक पदार्थ है, ये ध्यान रखिएगा। गैर यानी ये अनुवांशिक पदार्थ मतलब ये नहीं, ये तो सिर्फ काम को फॉलो करता है, अनुवांशिक का कैरियर है, काम तो डीएनए करता है, उसी का ये फॉलो करता है। वास्तव में मैंने आपको बताया था कि डीएनए के बच्चा है, डीएनए का लड़का है कौन, आरएनए, ठीक है। आरएनए से ही डीएनए का, और सॉरी डीएनए से ही आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो निर्माण होने की प्रोसेस है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, क्लियर। अनुलेखन के द्वारा ये आरएनए बनता है, ठीक है। इसकी संरचना डीएनए की ही भांति होती, परंतु ये एकल कुंडलित पॉलीपेप्टाइड है। आपको हमने दिखाया कि वो इस तरह से दोनों था, लेकिन ये सिर्फ एक में ही है, यानी ये जो है वो एक ही तरफ, अभी आपको मैंने दिखाया, जस्ट तुरंत दिखाया था। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि डीएनए में क्या पाई जाती है, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, है ना। हाँ, इसमें कोविड 19 में भी बेटा आरएनए पाया जाता है। देखो रेट्रोवायरस यानी वही आरएनए वाले जो वायरस होते हैं, वायरस जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे रेट्रोवायरस का काम क्या होता है। वो उसके अंदर जो है वो ये जेनेटिक, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है ना। इसके नाइट्रोजन क्षार में थाइमीन होता है, जबकि थाइमिन के स्थान पे क्या होता है बेटा, यूरेसिल। मैंने आपको दिखाया था, अभी जस्ट इसके पहले वाले में जाके आप लोग देख लीजिएगा। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, जबकि आरएनए अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक। जो डीएनए करता है वही आरएनए करता है, अभी हमको थोड़ा और समझना है, ठीक है। तो ये करता है, और ये सारा का सारा मतलब जो इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर है, कि अगर ये कहा कि बाल बनाने का सारा उसके नियम कानून है, तो वो उस नियम कानून को फॉलो कौन करता है, आरएनए करता है। यानी वो जो भी लिख के देगा बनाया गया, क्योंकि डीएनए हमेशा कहां रहता है, केंद्रक में। आरएनए जो है वो केंद्रक में नहीं रहते, सारे सब कहां है, साइटोप्लाज्म बाहर आ जाते हैं, जो अपना काम करते हैं। अभी हम देखते हैं कौन कौन से हैं। यहां पर देखिए नोट, अधिकतर पादप विषाणु जो प्लांट वायरस होते हैं उसमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा आप, आगे जब हम वायरस पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल से जाएंगे बेटा, घबराइए नहीं, है ना। साम अब ये देखिए,
हाँ बेटा, ये लगभग लगभग पाया जाते हैं, ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। सामान्य जो होता है वो बी डीएनए है। अमित कुमार जी, जो बी डीएनए है ना, वो सामान्य रूप से पाया जाता है। ठीक है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या आपने देखा था क्या, लाखों करोड़ों अरबों की थी। यानी अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें अरबों की थी, लेकिन आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें कुछ हजार तक ही होंगे। यानी ये उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटे होते हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत छोटे होते हैं आरएनए। ठीक है। आरएनए का निर्माण डीएनए के द्वारा ही ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको देखना होगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। अब बायोलॉजी, बायोलॉजी का ये जो है केंद्रीय जो सिद्धांत है, सिद्धांत ये क्या करता है, डीएनए से बनेगा आपका क्या, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा आपका, प्रोटीन। आज थोड़ी लंबी क्लास होगी तो कोई बात नहीं, आप इसको समझने की कोशिश की, ताकि मैं सोचता हूं पूरा पूरा आरएनए खत्म कर दूं, ये कल के लिए नहीं छोड़ना है मुझे। ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा की बात करें अगर, तो सेंट्रल डोग्मा का जैसे डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, याद रखिएगा। और आरएनए से प्रोटीन बनने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, अनुवादन। क्या बोलते हैं? अनुवादन। यही जो होती है, ये हमेशा यही चलेगी, यही सीक्वेंस रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं भाई? सेंट्रल डोग्मा। यानी ये केंद्रीय सिद्धांत है बायोलॉजी का। यानी डीएनए से ही आरएनए बनेगा, और आरएनए यानी डीएनए बना के आरएनए देगा, और आरएनए का काम क्या होगा? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? जो इसने इंफॉर्मेशन दिया है वही आरएनए बनाएगा। इसके लिए आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। यानी वास्तव में आप कह लीजिए कि डीएनए जो होता है वो आरएनए का बाप होता है, और आरएनए 3 प्रकार के हैं। ये ध्यान दीजिए, कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। आरएनए 3 प्रकार के। तो आरएनए एक क्या है? एक एमआरएनए है, एक टीआरएनए है, और एक आरआरएनए है। थोड़ा आप समझेंगे, ये तीनों बेटे हैं इनके, डीएनए साहब के। चूंकि डीएनए कहां है भैया, हमने आपको बताया था भाई, अगर ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। हाँ बहुत सही प्रियंका जी। और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, वेरी गुड, हाँ बहुत सही कहा आपने, यही। तो यहां पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं सब दिखा दूंगा, घबराइए नहीं, बस यहां पर थोड़ा सा समझना है। पहले समझ लेते हैं फिर। एमआर मैंने कहा डीएनए बाप है आरएनए का। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ये एकदम दिमाग में धसा लीजिए, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में बार बार ट्रांसक्रिप्शन की बात आएगी, है ना। 3 बेटे, बिल्कुल सही। 3 बेटे कौन कौन? एक तो है मैसेंजर, एक तो है टीआरएनए, और एक तो है आरएनए। ये तीनों मिल करके बनाएंगे क्या? प्रोटीन। प्रोटीन ही तो सब कुछ, मैंने क्या बताया, पूरा का पूरा सेल आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री तो है। और वो प्रोटीन किसके अनुसार बनाई जाएगी? जैसा जैसा डीएनए बोलेगा। ए भाई, प्रोटीन भी अलग अलग है ना। कोई डोले की प्रोटीन खाता है डोले सोले बनाने के लिए, कोई लंबाई बढ़ाने के लिए, है ना, कोई और चीजों को बढ़ाने के लिए। सब प्रोटीन है जो बनाते हैं हम, जानते हैं, बहुत ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं। तो एम आरएनए, टीआरएनए और आरएनए किसके हैं? सबसे पहले डीएनए कहां बैठा हुआ है भाई? ये देखो बेटा, कहां है? यहां पर डीएनए साहब, ये डीएनए साहब। थोड़ा सा, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये सपोज कीजिए ये आपका सेल है, सपोज करने में क्या जा रहा है, और ये उसका केंद्रक है। ठीक है ना, ये उसका केंद्रक है। अरे व्लादिमीर पुतिन जी, आपका स्वागत है। आप नए स्टूडेंट हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल, बड़ी मजेदार चीजें। इसी से तो आपको पता है ना, किसी को बोलते हैं भाई कोई गड़बड़ होता, बोलते हैं तुम्हारा जीन ही खराब। इसी बोलते हैं ना कि अरे बहुत अच्छे वंश का है। वंश का मतलब बेटा डीएनए, जीन। जिसका अच्छा रहेगा अच्छा बनेगा, बुरा रहेगा बुरा बनेगा। आप क्या करोगे? अब आपके हाथ में थोड़ी है ये सब, जो है सो है। यहां पर देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि डीएनए कहां होता है बेटा, मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया, किसी कोशिका के केंद्रक में ही डीएनए होता है। और डीएनए 3-3 बच्चों को पैदा किया है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। बस इतना पहले समझिए, मोटी बोला। इसके पैदा करने को हम पैदा करना नहीं बल्कि क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। हाँ पैदा ही है, वो करेगा कैसे अभी आप देखना। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से ये तीनों पैदा हो गए। ठीक है। आरआरएनए जो है इसका सबसे लायक बेटा है, पढ़ा लिखा है। ये जैसे ही आरआरएनए बनता है,
ये सीधे यहीं पर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। केंद्रिका होती है केंद्रक के अंदर ही, डीएनए यहां है केंद्रक में। और ये जो आरआरएनए बना, देखिए ये कहां चला गया, ये केंद्रिका में चला गया बेटा। कहां चला गया? केंद्रिका में। और केंद्रिका से जब बाहर निकला, यानी ये यहां पर गया ट्रेनिंग देने, यहां बाहर निकला तो यही बन जाता है आगे राइबोसोम। क्या बन जाता है? राइबोसोम। यस, इसीलिए देखो राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहा हूं। और ये बाहर यहां से जब निकलता है तो इसी के बाहर आपने देखा था, मैंने बताया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक के चारों तरफ जो है ईआर का घेरा होता है, उसी पर जाकर के ये चिपक जाता है तो बन जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंतःप्रदब्बी जालिका यानी ईआर की बात करें, शॉर्ट में समझिएगा, ईआर यहीं बाहर क्या फैला होता है, ये इसी पर आकर के ये चिपक जाता है, राइबोसोम। तो इसीलिए इसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोम को बनाने में मदद करता है उसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। सिंपल सी बात है। तो ये यहां पर आया, आकर के यहां पर बैठ गया, ठीक है। और जब टीआरएनए बना तो टीआरएनए था नंबर 1 का घुमंतु। इसको भी पढ़ने लिखने के लिए कहा कि चले जाओ, कहा नहीं पापा मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे अपने देश में घूमना है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए नंबर 1 का घुमक्कड़ कहां गया? ये साइटोप्लाज्म में घूमने आ गया। कहा कि अब यहीं पर ऐस करेंगे। हाँ, क्योंकि बाप इसका डीएनए है तो जानते हैं इस पूरे क्षेत्र का, क्षेत्र का मतलब ये पूरे कोशिका का क्या है, बॉस है। तो कहा कि इसको गाड़ी अच्छा खासा दे दिया, कहा घूम बेटा खूब, जब जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा काम कर लेना। कहा कि कोई बात नहीं, काम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप आज तो बिल्कुल भी कोई भी स्किप नहीं करेगा। अगर आप जाते हैं तो फिर या तो आप उसको बार बार देख लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार आप देखोगे बेटा उतनी बात क्लियर होगा। यानी कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। तो आप, मैंने कहा कि डीएनए ने पैदा किया किसको? 3 को। एक को तो पढ़ने के लिए भेजा कहां? न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका में। वहां से वो पढ़ा तो उसको क्या बोला गया? राइबोसोम। अरे भाई, जैसे आप जब डॉक्टर बनते हैं तो आपका नाम नहीं लिया जाता, क्या बोला जाता है? डॉक्टर साहब। आप वकील बनते हैं तो वकील साहब, तब नाम कहां लिया जाता है? इसीलिए राइबोसोमल जो आरएनए ही है, लेकिन उसको राइबोसोम क्यों? क्योंकि उसके पास एक डिग्री मिल गई है प्रोटीन की, तो यहां पर आ गया राइबोसोम। दूसरा वाला मैंने कहा टीआरएनए, इसको कहा कि बापा ने कहा, इसका बापा कौन है? कहा कि बेटा चले जाओ, है ना, कि चले जाओ भाई थोड़ा सा पढ़ लिख लो। कहा कि नहीं पापा मैं तो घूमूंगा। तो इसको इसने क्या किया? अपने पूरे क्षेत्र में कहा कि अच्छा घूमते रहो, जो भी जरूरत होगी वो बाद में बताया जाएगा। फिर उसके बाद जब इसको जरूरत पड़ती है तो इसका सबसे महानालायक बेटा जो कुछ नहीं करने वाला है उसको अपने पास रखता है, इसका नाम है मैसेंजर आरएनए। कहा अच्छा तू कुछ नहीं करेगा, तू कम से कम मेरा मैसेज तो पहुंचा दिया कर। और मैसेज को यहां पर मैसेंजर आरएनए, यहां पर जब जरूरत पड़ती है किस प्रकार की प्रोटीन, अरे भाई बाल की प्रोटीन अलग है, खाल की अलग है, कंकाल की अलग है, जाल की अलग है, हर चीज की आपके शरीर में जो भी पाई जाती है, लाखों प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। और ये सारे प्रकार की प्रोटीन कौन बनाता है? बनाता तो आपका यही है ना। कौन बनाने के लिए कौन आदेश देता है? डीएनए ही ना। तो ये क्या करेगा? एक मैसेज लिख के भेजता है, मैसेज। और यही मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ये मैसेज लेकर के कहां पहुंचता है? इस पढ़े लिखे के पास। कौन है पढ़ा लिखा? कौन है भाई बोलो? यस, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के पास कहां बैठा है? ईआर पर। ध्यान से समझिएगा, कहां पर बैठा है? ईआर पर। अब ईआर पर बैठा है ये, तो यहां पर ये आया, कहा कि ये देखिए पापा जी ने ये मैसेज भेजा है कि यही यही वाला। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें एमिनो एसिड का जो है वो सीक्वेंस लिखा होता है कि ये पहले ये वाला एमिनो एसिड लगाओ फिर ये, क्योंकि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, हम जानते हैं कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए कुल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल चाहिए? 20 प्रकार के चाहिए। तो 20 प्रकार में से कौन कौन, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं ऋषि जी, हाँ ईआर पे होता है। राइबोसोम कहां रहेगा? ईआर पे। राइबोसोम का मतलब आपके दिमाग में अभी सिर्फ क्या आना चाहिए? उसका बड़ा लड़का जो पढ़ा लिखा वाला है। ऐसे देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। हालांकि इसको राइबोसोम हम बोलते हैं अब, क्योंकि ये पढ़ लिख लिया है तो भाई कुछ ना कुछ उसके साथ तो टाइटल अच्छा खासा जुड़ ही जाएगा, तो हम जोड़ दिए हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो यहां से ये यहां पर आ गया। मेरी बात आप क्लियर से समझिए, एकदम कंप्लीट। यहां पर ये मैसेज लेकर के अंदर से आया, आया जब मैसेज हुआ उसने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद जो है फिर इसमें क्या लिखा था मैसेज में? मैसेज में लिखा था कि कोई प्रोटीन, मान लीजिए बाल की प्रोटीन बनानी है, तो बाल की प्रोटीन के लिए मैंने कहा 20 प्रोटीन, 20 प्रकार की प्रोटीन है, तो कौन सी प्रोटीन में कौन सा एमिनो एसिड, सॉरी 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, तो कौन सा एमिनो अम्ल पहले जोड़े फिर कौन जोड़े? जैसे भाई आप जानते हैं कि कुल आपके अंग्रेजी के अल्फाबेट में कितने अक्षर हैं? 26।
26 लेटर हैं और 26 लेटर से कुल कितने प्रकार के आप वर्ड बना सकते हैं? इनफाइनाइट, अनगिनत, अनगिनत बना सकते हैं। ठीक वैसे ही आप जानते हैं 20 अगर एमिनो एसिड है तो कितने प्रकार की प्रोटीन बनाई जा सकती है? अनगिनत बनाई जा सकती है बेटा, अनगिनत, इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो यहां से आप देखिए इनफाइनाइट आप बना सकते हैं। तो ये किस एंगल में, सपोज कीजिए ए बी सी डी आप मान के चलिए कि ए बी सी डी से लेकर के पूरा 20 तक अगर मान लो ये हो, तो पहले ए जोड़े कि पहले बी जोड़े कि ए जोड़ता जाए, बी जोड़ता जाए, सी जोड़ता जाए, कौन सा जोड़े, ये उसके सीक्वेंस में इसी एमआरएनए में लिखा होता है। तभी तो इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, और इसी को पढ़ता जाता रहता है। और ये इससे वही, चूंकि आप जानते हैं जब हम खाना खाते हैं तो पचने के बाद सारा का सारा कहां जाता है? ब्लड में। ब्लड से एमिनो एसिड कहां आता है? सेल में। सेल के किस जगह? साइटोप्लाज्म में। सारा एमिनो एसिड कहां घूम रहा है? आपके केंद्रक कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में कौन घूम रहा है? टीआरएनए। जैसे ही ये फोन करेगा किसको? टीआरएनए को, वैसे ही ये अमीनो एसिड को लेगा और ला करके ये फोन किया टीआरएनए को, कहां हो? कहें कि भैया हम तो इधर ही घूम रहे हैं। कहें घूम रहे हैं तो एक काम करो। कहें क्या है? कहें कि पप्पा ने कहा है कि ये वाला एमिनो एसिड लाओ, तो ये तुरंत जो है एमिनो एसिड वो यहां पर पहुंचा देगा। फिर दूसरा वाले को पड़ेगा, फिर ये बोलेगा कि ला दो, फिर ला दो। तो ये तीनों भाई मिल करके क्या बनाते हैं? जो पप्पा ने कहा था प्रोटीन वो बनाते हैं। भाई बात समझ में आई? या है कोई ऐसा इस पर माई का लाल जो ये बात ना समझ पाया हो? प्लीज वो लाल हमारे सामने आए और थोड़ा सा बताएं। ठीक है, मेरे ख्याल से बातें समझ, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बस देखते जाइएगा। हाँ, तो यहां से न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो बड़ा द्रव्य होता है बेटा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसको केंद्रक द्रव्य बोला जाता है, इसको कोशा द्रव्य। ये यहां आता है, कोशिका द्रव्य में आता है। अरे भाई आपके घर के अंदर थोड़ी कोई, जैसे कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी से कोई सामान आता है तो बाहर उतरता है, ऐसा तो ये गाड़ी आपके घर में घुस जाती है। तो यहां से ये हाईवे है ना आपका, सारा मटेरियल तो यहां से आता है। यहां से आया यहां पर एमिनो एसिड। अब इस एमिनो एसिड को टीआरएनए पहुंचा। जैसे जैसे ये पढ़ता, जितने भी मान लीजिए 50 एमिनो एसिड को इस नोट में उन्होंने मैसेंजर आरएनए को लिख के दिया था, तो 50 को पढ़ता जाएगा और बारी बारी से आता जाएगा और उसको वो जोड़ता चला गया। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कई फूल मिल करके अब ये क्या बना दिया? सब जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? यही प्रोटीन बन गया। और ये प्रोटीन कैसा? जो उन्होंने बनाया था, बताया था, ठीक वैसे ही बन गया जैसा पप्पा ने कहा था। ये ध्यान रखिएगा बेटा, आगे इस बार के यूपीएससी में पूछा था कि जीन साइलेंसिंग या आरएनए साइलेंसिंग क्या है, उसको इसी से समझ पाएंगे जब हम बायोटेक में आएंगे। आपने देखा कि आरएनए पर जो लिखा था उसी के अकॉर्डिंग इसने बनाया, उसी के अकॉर्डिंग इससे मंगाया। तो तीनों भाई का समझ में आना, क्यों भाई लोग? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये, हाँ, पापा के अच्छे बेटे हैं तीनों बेटा, बहुत सही। क्या बात है, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली सुनील जी। हम भी यही कहना चाहते थे। कोई बात नहीं आंसू जी, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, कोई लेट लतीफ नहीं। आप एक बार, ये है कि बराबर साथ में बने रहेंगे तो पढ़ने का कुछ आनंद ही अलग आता है। ठीक है ना? और पढ़ाई की ऐसी की तैसी भाई आप जो पढ़ोगे तो वो आएगा ही आएगा। बस आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि सर मुझे ऐसा है जो कि मैं करूंगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो ये तीनों आरएनए के बारे में आपने समझ लिया। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हमने लिखा हुआ है, आपको समझा देते हैं। जैसे राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए आप यहां पर देख रहे हैं कि ये राइबोसोम, यह राइबोसोम में पाया जाता है। मैंने कहा ये राइबोसोम में, और अत्यंत स्टेबल होता है, यानी ये बना रहता है। राइबोसोम हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। यह राइबोसोम का निर्माण करता है। मैंने आपको क्या बताया कि राइबोसोम का निर्माण तो करता है। यह कुल यानी सबसे ज्यादा जितना भी राइबोसोम है, राइबोसोम जितना भी भार है सबका, मतलब राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम मिल बना होता है आरआरएनए से और प्रोटीन से। किससे बना होता है राइबोसोम? राइबोसोम जो बना होता है बेटा वो किससे बना होता है? भाई प्रोटीन का मतलब जब वो केंद्रिका में गया था तो वो क्या लेने गया था? आरआरएनए, वो प्रोटीन ही तो लेने गया था। वही प्रोटीन नामक गुण है उसका, वो गुण लेके आया तभी उसको राइबोसोम बोला जाने लगा। मेरे भाई समझने की कोशिश कीजिए। अब ये राइबोसोम को पूरी तरह से आगे आइए, मेरे ख्याल से बात आपको अच्छी तरह से समझ में पल्ले पड़ रही होगी। तो ये पूरा कह रहा है कि ये राइबोसोम जो बना होता है, राइबोसोम वो प्रोटीन प्लस आरआरएनए मिलके बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर ना? हाँ, आरआरएनए और प्रोटीन। तो ये जो इसका पूरा ये कह रहा है, ये राइबोसोम का जो पार्ट है, ये जो आरआरएनए है ना, ये कुल भार का, इसके भार का 40 से 60% अकेले बना रहा है। क्लियर? मतलब ये। और इसी तरह से अगला करें तो कुल आरएनए यानी जितने भी हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, जितने भी प्रकार के आरएनए हैं,
इन सब का 80% यानी सबसे ज्यादा कौन होता है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा प्रकार का प्रोटीन बनाना होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहां पर देखते हैं आरआरएनए के बारे में पूरा डिटेल, मतलब आरएनए के बारे में। आप जानते हैं एडेनिन ग्वानिन, मैंने आपको पहले बताया डबल सेल वाले, इससे पहले मैंने बता भी दिया, दिखा भी दिया है ना। तो आप देख सकते हैं एडेनिन और ग्वानिन में कुल कितने हैं, इसमें जो है दो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो इधर दिखाई दे रहा है, एक इधर। हम बात करें अगर साइटोसिन और यूरेसिल की, तो इसमें देखिए इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना। आप देखते मतलब इसमें सिंगल रिंग है, एक रिंग है, एक रिंग है, मैंने इसको आपको पहले बताया था। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, हाँ अब ये चल रहा है। तो ये देखिए आगे यहां पर आइए, आगे तो एडेनिन ग्वानिन हम सब, ये पहले इसको आप आराम से पहले देख लीजिए पूरा, तब जाकर के ये काम करेगा। आप देखिए इसको पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, ताकि आपके दिमाग में आ रहा है ये तत्व हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। एडेनिन ऐसा है, ग्वानिन ऐसा है, साइटोसिन ऐसा है, यूरेसिल, क्योंकि आप जानते हैं आरएनए में थाइमीन की जगह मैंने आपको क्या बताया, क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो रही है आप सभी को, बिल्कुल। प्रोटीन प्लस आरआरएनए, हाँ वेरी गुड, हाँ ये आरएनए नहीं, फिर राइबोसोम बनेगा ना। फिर ये क्या है, एमआरएनए, ये जो देख रहे हैं ये डीएनए का टेम्पल, ये जो नीले रंग का ये दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये आरएनए है। ठीक है ना, तो ये सॉरी एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये है इस टाइप का जो होता है, ये टीआरएनए है, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। ये लीफ के आकार का दिखाई दे रहा है, जैसे आप कभी देखते होंगे कोई इस तरह की पत्ती देखते होंगे, ऐसे 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 पत्तियां होती नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ। तो इस तरह का ये मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए बोलते हैं इसके क्लोवर मॉडल के जैसा है। ठीक है, हाँ तो ये देखिए ये है, ये राइबोसोमल आरएनए है, ये जो बीच में ये दिखाई दे रहा है, बाकी ये तो प्रोटीन है ना, राइबोसोम तो ये पूरा है, तो इसमें बीच बीच में जो आज आपको आपको दिखाई दे रहा है ये वास्तव में क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि ये क्या है। आगे देखते हैं हम स्थानांतरण। अब टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए जो होता है वो 10 से 15%, ये कहां पाया जाता है आप जानते हो, साइटोप्लाज्म में। अगर हम पूछें कि वो वाला आरएनए कहां पाया जाता है, वो राइबोसोम में पाया जाता है, ये जानते हैं। यह आकार में सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा आरएनए होता है। अमीनो अम्ल के स्थानांतरण के लिए एक एक टीआरएनए जो है एक अमीनो अम्ल को ले जाता है। तो कुल कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 20। तो ऐसे ही 20-21 प्रकार का, मतलब 20-21 टीआरएनए होते हैं। टीआरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम पर आवश्यक अमीनो अम्लों को पहचाने का काम करता है। मैंने कहा कि बड़े भैया जब फोन करते हैं तो आकर के ये आराम से जो है, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है, मैंने क्या बताया कि जैसे ही भैया फोन करते हैं वो सारा का सारा आता है। और इसका आकार कैसा है, ये क्लोवर के आकार का है। क्यों भाई, बातें आप लोगों को समझ में आ रही ना। हाँ, ये क्लोवर लीफ मॉडल है, इसको आपको मैंने दिखा भी दिया अभी। अब सारा चीज एक बार पूरा का पूरा हम सेंट्रल डोगमा दिखा रहे हैं। ये संदेशवाहक, मैंने कहा ये कोशिका द्रव्य में आता है कब, केंद्रक से जब इसके पापा लिख के देते हैं तो ये जाता है और किसके पास, राइबोसोम के पास पहुंचता है, और ये अनुवांशिक आदेशों को राइबोसोम तक लाता है। मैंने आपको क्या बताया, राइबोसोम तक कहां से लाया, डीएनए के पास से, डीएनए से यानी केंद्रक में स्थित है, यहां से लाया कहां, कहां तक लाया, राइबोसोम तक लाया। वही चीज की क्या लिखना है, ये बहुत कम होता है। और ये जैसे भाई चिट्ठी है, चिट्ठी जब आपके पास आती है आप उसको पढ़ के ऐसा थोड़ी है जीवन भर के लिए रख देते हो, जैसे कोई लव लेटर रख देता है, ऐसा तो है नहीं। चिट्ठी आपको आई किसी काम की, लिए के पढ़े और फाड़े, इसीलिए ये बहुत कम समय तक होता है। ठीक है, यानी ये आता है और फिर चला जाता है। ठीक है, वेरी गुड, मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई। तो चलिए ये पूरा ओवरऑल एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ये देखिए, हम आपको पूरा का पूरा दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे डीएनए से प्रोटीन पहुंचाते हैं। ठीक है ना, आप देखिए, चलिए हम डीएनए से प्रोटीन यानी सेंट्रल डोग्मा की बात करना चाहते हैं। आप यहां पर देखिए कहां से कहां तक हम पूरा का पूरा ए टू जेड पूरी फाइनल है ये आपकी कोशिका है, कोशिका के अंदर हम अगर चलें तो आपको क्या दिखाई देता है, कोशिका के अंदर आपको दिखाई देता है न्यूक्लियस, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर आपको क्या दिखाई देगा भाई, डीएनए के उलझे हुए धागे, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ये देखिए, और क्रोमैटिन का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, जीन। अब यही जीन क्या बनाएगा ट्रांसक्रिप्शन से, एमआरएनए। जीन का मतलब डीएनए,
अब डीएनए क्या करेगा, प्रमोटर से, मतलब ये प्रमोटर जहां से शुरू होता है, टर्मिनेटर जहां पर खत्म, यानी जीन, भाई मैंने कहा एक सेगमेंट है ना, लेकिन सेगमेंट कहां से कहां तक का है जिसको हम जीन बोलेंगे, तो प्रमोटर से टर्मिनेटर तक का जो पार्ट होता है उसी को एक जीन कहते हैं, और यही बनाता है क्या, एक आवश्यक प्रोटीन। यानी हर जीन एक विशेष प्रकार का मटेरियल या विशेष प्रकार के गुणों को उत्पन्न करने वाला मटेरियल बनाते हैं। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा है, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये बन रहा है आपका एमआरएनए। ये देखो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये डीएनए है, डीएनए से ही, मैंने कहा डीएनए से ही तो पैदा होता है, तो ये इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और यहां पर ये देखो ट्रांसलेशन, ये देखो तीनों भाई, नीचे वाला ये कौन है, एमआरएनए, ये कौन भाई, टीआरएनए, और ये जो लगा हुआ है पूरा ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है पीले रंग का, ये क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से वो था आरएनए या राइबोसोम कर सकते हैं, राइबोसोम। चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से काम होता है इस पर। हम, ये आपने देखा ये एक जीन है, यहां से यहां तक आपने क्या देखा, ये जहां से प्रमोटर होगा यहां पर एक एंजाइम आता है, और ये 3 फेज में कंप्लीट करता है, शुरुआत करता है, फिर बड़ा करता है, फिर लास्ट हो जाता है। इसको तीनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रमोटर साइट है बेटा, प्रमोटर साइट। हाँ, स्टेम सेल के बारे में आपको हम बताएंगे, यही सारी चीजें तो आपको पहले समझे रहोगे तभी ना जानोगे कि वास्तव में क्या है स्टेम सेल। आगे बात करेंगे बेटा, सारी चीजें घबराओ नहीं। ये देखिए, ये अंदर क्या है, ये डीएनए है, अब देख रहे हैं ये क्या है, एंजाइम है। अब डीएनए क्या बना रहा है, देखो डीएनए ये खुल गया, अब अंदर इस ये बनना शुरू हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, एलोंगेशन, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा एमआरएनए बनता चला जा रहा है। ये देखिए, ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इसका सारा का सारा कोड है, आप समझ पा रहे हो। तो ये मैसेंजर आरएनए, आप देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बनता चला, ये जो निकल रहा है ये है एमआरएनए। ये देखिए, ये टर्मिनेटर पर पहुंचेगा बेटा तो ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, समाप्त। यानी अब देखिए ये पूरा का पूरा आपका एमआरएनए पूरी तरह से आपके सामने दिखाई दे रहा हो, आप अगर समझ पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये आपका क्या बन गया, एमआरएनए। अभी कहां है, ये कहां है बोलो जल्दी, ये केंद्रक में है, ठीक है। केंद्रक में देखिए ये जो बना होता है, एक पार्ट होता है इसका एक्सॉन और एक होता है इंट्रॉन। तो जो इंट्रॉन होते हैं यानी इंटरवल, वहां पर कोई भी कोड नहीं होता, यानी वो किसी काम का नहीं होता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है ना, और ये प्योर बना दिया जाता है। अब देखिए इसको हम, ये पीले वाले भाग को क्या करेंगे, यहां से हम इसको कट करके बाहर कर देंगे, इसको हटा देंगे पूरी तरह से, और सिर्फ ये जो रेड कलर वाला है, रेड कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर वाला ही आपस में जोड़ देंगे, उसको बोलेंगे ये कंप्लीट है। और यही जो है काम, ये देखिए ये एंजाइम होते हैं जो कि उसको हटा दिए। अब आपके पास रियल का क्या मिल गया, एमआरएनए, यही है एमआरएनए बेटा, ये मैसेंजर आरएनए। अब ये देखिए केंद्रक से, ये देखिए केंद्रक से बाहर निकल रहा है, आ गया साइटोप्लाज्म। अब ये कहां पर जाएगा, मैंने आपको कहां बताया था, कहां जाएगा ये जाएगा, ये देखिए ये वही कोड है, मैंने कहा कोड के रूप में है, तो ये कोड के रूप में होते हैं, ये 3-3 का कोड मिला करके एक एमिनो एसिड को बताते हैं, इस तरह से देख रहे हैं, ये 3 कोड का मतलब एक एमिनो एसिड। ये जो कोड जैसे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ढेर सारे एमिनो एसिड आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 कोड का मतलब क्या होता है, ये देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे 3-3 जो लिखे हुए हैं एक कोड का है। अब इसी कोड के अनुसार जो है, ये देखिए यहां से शुरुआत हो रहा है, इसको, ये जो कोड होती है एयूजी, ये मेथियोनिन की कोड होती है, हालांकि आपको वो जानने की कोई जरूरत नहीं, ये एक एमिनो एसिड पर्टिकुलर का है। अब ये एमिनो एसिड जो है, इसी के अनुसार जो है, ये देखिए ये कौन आ गया, ये टीआरएनए आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे कौन है भाई साहब, एमआरएनए है। अभी ये कौन आ रहे हैं, राइबोसोमल आरएनए आ रहे हैं। अब ये तीनों मिलकर के उसी प्रोटीन का निर्माण करेंगे जिस प्रोटीन की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये एक अपने साथ में ये देखो एमिनो अम्ल लाए हुए, जो इस पर लिखा था उसी के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से ये मंगाया गया था उसी के अकॉर्डिंग ये लेके आए। और ये देखिए ये अब ये पूरा आ रहा है, ये है आपका क्या, ये राइबोसोम। अब पूरा तीनों भाई आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये मैसेंजर आरएनए है, ये टीआरएनए है, और ये राइबोसोमल आरएनए से बना राइबोसोम है। ये तीनों मिलेंगे, तीनों भाई मिलकर के प्रोटीन बनाएंगे। ये देखो ये टीआरएनए एक लेके क्या आया हुआ है, एमिनो अम्ल लेके आया हुआ है। अब ये सीधे क्या होगा, ये चलता जाएगा, जैसे जैसे यहां पर 3-3 जो लिखा है, ये देखो एक भाई और आ गया टीआरएनए। तो मैंने कहा 20-21 टाइप का जो है वो टीआरएनए होगा, जो कि अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड को लाएगा। तो ये देखिए इस तरह से लाता जा रहा है, तीनों भाई मिल करके जो पापा ने लिखा हुआ है, जो पापा ने लिखा हुआ है उसी चीजों को ये क्या करेंगे, आपको बताएंगे और बनाते चले जाएंगे। अब देखिए एक आया, अब ये इसको हटाएगा, अब ये दूसरा आएगा, इसी प्रकार से तीसरा आएगा, चौथा आएगा। अब ये एमिनो एसिड तो ये रख लेगा ना, एमिनो एसिड को ही तो जोड़ना है, ये देखो ये जोड़ दिया, अब ये खाली हो गया। अब इसको बोला कि चले जाओ, अब फिर तुम जाओ कहां, साइटोप्लाज्म में, जब जरूरत पड़ेगी तो हम फिर आपको बुला लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बेटा देखो,
इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है एक बड़ा-सा पूरा चेन बन जाता है। आप देखेंगे अभी। और ये सब कहाँ हो रहा है? ये ईआर में हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है, ये पूरा वही फैक्ट्री है। और ये देखो ये सारा का सारा जुड़ता गया ना, अब बनता चला गया। ये देखो एक बड़ा-सा बनता चला जा रहा है, देख रहे हैं? जो जैसा लिखा है, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा ये क्या बन गया? ये प्रोटीन बन गया और लास्ट में वहाँ पर एक स्टॉप कोडन होगा जहाँ से कोड खत्म। बस इतने ही अमीनो एसिड को मान लीजिए 50 अमीनो एसिड को जोड़ के बनाना है, तो 50 अमीनो एसिड बन गया, ये आपका बन गया। यही कुल काम होता है डीएनए और आरएनए का। समझ पा रहे होंगे? यही कुल काम है और कुछ नहीं। ये देखिए यही बनाया डीएनए और आरएनए मिलके। डीएनए ने कहा था कि ऐसे-ऐसे जोड़ना, आप यहां देख सकते हैं कोई लाल रंग का दिख रहा है, कोई पीले रंग का दिख रहा है, कोई नीले रंग का। ये सारे अलग-अलग प्रकार के अमीनो एसिड और ये क्या था? ये न्यूक्लियस है और ये ईआर है और यहां से ये बन के कहां जा रहा है सब? गोल्गी बॉडीज में और गोल्गी बॉडीज से ये पूरे जगह पर पूरे शरीर में पूरे कोशिका में फैलेगा। यही ओवरऑल है। जब जो करना होता है वो यही करता है। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा भाई। मेरे ख्याल से आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आई होगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जहाँ भी आपको समझ देखिए आ गए ना बेटा, ये सारा के सारा कहाँ आ गए? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन पूरा जगह। ज़रूरत पड़ेगी तो अंदर ही काम होगा, नहीं तो बाहर भी काम हो जाए। ठीक है? क्लियर हो रही बात? अब देखिए, ये तो हो गया ना? ये कहाँ गया भाई? आगे बढ़ना है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इस तरह से हमारा आज का टॉपिक ये पूरा खत्म होता है और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप अभी हम इससे संबंधित क्वेश्चन आगे करेंगे, ढेर सारे जो आए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, तो उसमें आपको बहुत अच्छा है। और अगर आपको ये बातें समझ में आई हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो बेटा उसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक हमारा प्रोत्साहन करता है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आप एडमिशन जब भी लें तो LP10 आप ज़रूर यूज़ करेंगे। इसके आपके यूज़ करने से आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। थैंक यू आप सभी को साथ में जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी, वेरी मच और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप बराबर पढ़ते रहें। भगवान करे कि आपकी बहुत जल्दी ही शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ही सिलेक्शन हो जाए, शादी तो होता जाता रहेगा, ठीक है ना? अब बायोलॉजी पढ़ रहे हो बेटा, तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है? जब पढ़ लिए, तो क्या बात है, ठीक है? बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? आप सभी लोगों का। दुनिया में कितना